चलिए, तो शिशुनाग वंश की बात करते हैं। संस्थापक कौन होंगे? शिशुनाग। संस्थापक कौन होंगे? शिशुनाग। दूसरे शासक कौन होंगे? कालाशोक। उसके बाद अंतिम जो शासक हुए वो कौन हुए? नंदीवर्धन। याद रखना इनके बारे में, क्या याद रखना है? अंतिम शासक। अंतिम शासक, ये ध्यान में रखना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा इसकी जानकारी रखना है। शिशुनाग, शिशुनाग की कहानी क्या है? शिशुनाग पहले क्या हुआ करते थे? अमात्य हुआ करते थे। कहाँ के अमात्य थे ये? कहाँ के थे जी? पाटलिपुत्र। कहाँ के अमात्य थे ये? पाटलिपुत्र में अमात्य के पद पर ये पदस्थ थे। अमात्य मतलब मंत्री, अमात्य मतलब मंत्री, तो मंत्री के पद पर पदस्थ थे। ठीक है, जैसे ही राजा क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। तो राजा कौन थे? राजा कौन थे इस समय? नागदशक। कौन थे राजा? नागदशक। कहाँ के राजा थे? मगध के राजा थे। कहाँ के राजा थे? मगध के राजा थे। और नागदशक जब कमजोर हो गए, है ना, तो इसका फायदा किसने उठाया? शिशुनाग ने उठाया। और शिशुनाग ने इसकी क्या कर दिया? हत्या करवा दिया। और हत्या करने के बाद स्वयं एक नए वंश की नींव रखी, जिसका नाम क्या था? शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन है? कौन है जी? शिशुनाग है। ठीक है, संस्थापक यही रहेंगे। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया? इनकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। इन्होंने इसकी हत्या करवाया, तो पाटलिपुत्र वाले क्या करेंगे? विरोध करेंगे। पाटलिपुत्र वाले क्या करेंगे? विरोध करेंगे। तो इन्होंने अपना क्या कर दिया? राजधानी परिवर्तन कर दिया। क्या कर दिया? राजधानी को क्या कर दिया? परिवर्तन कर दिया। क्या परिवर्तन किया? है ना, इन्होंने पाटलिपुत्र से राजधानी जो बनाया, वो अगला राजधानी इनका बन गया क्या? वैशाली। क्या बन गया? वैशाली बन गया। है ना, तो ध्यान से रखिएगा इन चीजों को। सबसे पहला राजधानी हमने क्या पढ़ा था? मगध की पहली राजधानी क्या थी? गिरिब्रज। गिरिब्रज था। गिरिब्रज के बाद क्या बना? क्या बना? राजगिरी बना। राजगिरी के बाद क्या बना? राजगिरी के बाद क्या बना है? पाटलिपुत्र बना है। राजधानी को ध्यान में रखेंगे, पाटलिपुत्र बना है। पाटलिपुत्र के बाद क्या बन गया है? अभी क्या बन गया है? वैशाली बन गया है। ठीक है, क्या बन गया है? वैशाली बन गया है। ठीक है, वैशाली किसने बनाया राजधानी? शिशुनाग ने। वैशाली किसने बनाया? शिशुनाग ने इसे अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, इसके बाद शिशुनाग ने क्या किया? साम्राज्य का क्या किया जी? विस्तार। शिशुनाग ने क्या किया? साम्राज्य का विस्तार किया है। अब साम्राज्य का विस्तार, इन्होंने क्या क्या साम्राज्य को जीता है? अभी मगध में कौन कौन शामिल है? मगध में किस किस को शामिल कर लिया गया है? मैंने पहले बताया था। पहले किसको शामिल किया गया? अंग और काशी शामिल हो चुका है। और जी कौशल और वज्जी। वज्जी भी शामिल हो चुका है। वज्जी की राजधानी ही वैशाली है ना। वज्जी की राजधानी क्या है? वैशाली। वज्जी को किसने शामिल किया? वज्जी को किसने शामिल किया? अजातशत्रु ने। याद कीजिए, दो हथियार बताया था, महाशिला कंटक और रथ मूसल। एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है, अजातशत्रु ने वैशाली को जीतने के लिए किन दो महत्वपूर्ण यंत्रों का प्रयोग किया था? किन दो महत्वपूर्ण यंत्रों का प्रयोग किया था? तो वो यंत्र कौन कौन से थे? कौन कौन से थे? महाशिला कंटक और, बताया हूं कि नहीं बताया हूं? यंत्र कौन कौन से थे? महाशिला कंटक, है ना। तो शिला मतलब क्या होता है? पत्थर। शिला मतलब क्या होता है? पत्थर। तो महाशिला कंटक, और एक मैंने बताया था क्या? रथ मूसल। क्या बताया था? रथ मूसल। इन दो हथियार का प्रयोग करके इन्होंने किसको जीता था? वैशाली। वैशाली मतलब कौन सी महाजनपद? वज्जी महाजनपद। वैशाली मतलब कौन सी महाजनपद? वज्जी। और वज्जी की राजधानी क्या थी? पहले वैशाली थी। इसी वैशाली को राजधानी किसने बनाया? शिशुनाग ने बनाया। ठीक है, तो इतना साम्राज्य शामिल था। इसके बाद इसमें मगध में दो महाजनपद को और मिलाया। किसने? शिशुनाग ने महाजनपद को मिलाया। कौन कौन से? एक महाजनपद था वत्स, इसको जीतकर किसमें मिला लिया? मगध में मिला लिया। एक महाजनपद कौन सा था? और अवंती। एक महाजनपद और कौन था? अवंती। तो ये दोनों महाजनपद किनके शासनकाल में? प्रश्न एक बार ये पूछा गया था, अवंती महाजनपद को मगध साम्राज्य में मिलाने वाले शासक कौन थे? तो कौन थे? शिशुनाग। कौन थे? शिशुनाग। याद रहेगा, है ना। और वत्स की राजधानी क्या थी? वत्स की राजधानी क्या थी जी? इसकी राजधानी पहले क्या थी? कौशाम्बी। इसकी राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। याद रखना जगह का नाम, क्योंकि कौशाम्बी के बारे में फिर हम लोग पढ़ेंगे, वहां कौशाम्बी में कौन रहते थे। ठीक है, तो कुछ विद्वान लोग के नाम भी मिलेंगे, वो रिलेट करेंगे हम लोग। अवंती। अवंती की राजधानी क्या है? उज्जैनी। अवंती की राजधानी क्या है? उज्जैनी। उज्जैनी के बारे में मैंने एक चीज बताया था, और क्या? कौन से क्षेत्र में आता है ये?
मालवा क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में आता है? मालवा क्षेत्र में। अंक की राजधानी चंपा। अंक की राजधानी चंपा। काशी की राजधानी वाराणसी। कोसल की राजधानी श्रावस्ती। कोसल की राजधानी श्रावस्ती। वज्जी की राजधानी वैशाली। गणराज्य कौन थे? वह कौन थे? वज्जी थे। इसमें गणराज्य कौन थे? वज्जी थे। कितने गणराज्य थे? कितने थे? वज्जी के अंतर्गत कितने गण थे? कितने गणराज्य थे? मतलब वज्जी संघ के अंतर्गत कितने गणराज्य थे? तो 8 गणराज्य थे। सबसे बड़ा गणराज्य वाला क्या था? ये महाजनपद था। सबसे बड़ा गणराज्य वाला महाजनपद कौन था? वज्जी था। ठीक है, तो गणराज्य 2 ही थे, एक मल्ल और दूसरा कौन था? वज्जी था। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये किसके बारे में? शिशुनाग के बारे में कितनी बातें ध्यान में रखना? 3 बातें। पहला, ये क्या है? संस्थापक है। दूसरी बात, इन्होंने राजधानी क्या किया? परिवर्तन किया। शिशुनाग ने क्या किया? वत्स और अवंती को कहाँ मिला लिया? कहाँ मिला लिया? मगध में मिला लिया। बस इतनी ही बातें आपको ध्यान में रखना। किसके बारे में? किसके बारे में जी? शिशुनाग के बारे में। अगला कौन आएगा? कालाशोक। अगला कौन आएगा? कालाशोक आएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए, मैं है ना, कालाशोक के शासन काल में क्या हुआ? शिशुनाग के पुत्र है ना, शिशुनाग के पुत्र थे कौन? कालाशोक। इन्होंने क्या किया? अपने समय में क्या करवाया जी? इन्होंने सबसे पहले फिर से क्या कर दिया? इन्होंने राजधानी को क्या कर दिया? परिवर्तन कर दिया। राजधानी परिवर्तन। ठीक है, देखिए, राजधानी परिवर्तन करने से पहले अभी राजधानी क्या है इसकी बताइए मुझे। अभी कालाशोक की राजधानी क्या होगी? वैशाली होगी। क्या होगी? ये वैशाली होगी। तो जब इनकी राजधानी वैशाली थी तो 383 ईसा पूर्व में, 383 ईसा पूर्व में इन्होंने एक क्या करवाया? गोष्ठी करवाया। क्या करवाया? एक गोष्ठी, सम्मेलन या फिर परिषद का आयोजन किया। ध्यान में रखिएगा, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? या तो चाहो तो गोष्ठी बोल सकते हो, या तो बोल सकते हो परिषद बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो क्या? संगीति बोल सकते हो, या फिर इसी को क्या बोल सकते हो? सम्मेलन भी बोल सकते हो। इसी को और क्या बोल सकते हैं? सम्मेलन भी कह सकते हैं। इसका आयोजन करवाया। और ये किस धर्म का था? किस धर्म का था? बौद्ध धर्म का था। कौन से नंबर का था? कौन से नंबर का था? दूसरे नंबर का था। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? द्वितीय संगीति। तो द्वितीय संगीति का आयोजन कहाँ होगा? जो जिसकी राजधानी होगी। जैसे अगर भारत के राष्ट्रपति आते हैं तो हमारे मंत्री जी कहाँ बुलाएंगे? रायपुर में बुलाएंगे ना, क्योंकि वो क्या है? उनकी राजधानी है, उनकी राजधानी। तो वैसे ही कालाशोक की राजधानी क्या थी? वैशाली थी। और वैशाली में 383 ईसा पूर्व में इन्होंने किसका आयोजन करवाया? द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया। ठीक है, तो जगह का नाम क्या हो गया? द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ है? वैशाली में। कब हुआ है? 383 ईसा पूर्व में हुआ। किनके शासन काल में हुआ है? किनके शासन काल में हुआ है? कालाशोक के शासन काल में हुआ है। ठीक है, ध्यान में रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन थे इसके अध्यक्ष? कौन थे इसके अध्यक्ष? द्वितीय बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? सब्बकामी। कौन थे? सब्बकामी क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, रहेगा ध्यान में। तो क्या क्या पढ़ा हमने? तारीख पढ़ी, स्थान पढ़ा, है ना, किसके शासन काल में हुआ ये पढ़ा, और अध्यक्ष कौन थे ये सारी चीजें हमने पढ़ लिया। ठीक है, क्लियर। इसके बाद इन्होंने क्या कर दिया जी? इसके बाद इन्होंने क्या कर दिया? राजधानी क्या कर दिया? परिवर्तन। राजधानी का क्या कर दिया? फिर से इन्होंने परिवर्तन कर दिया। अब क्या हो गया? इसकी राजधानी क्या बनाया इन्होंने? वापस किसको बना दिया? पाटलिपुत्र को बना दिया। वापस किसको बना दिया? पाटलिपुत्र को बना दिया। तो ध्यान से रखिएगा, है ना, राजधानी कैसे कैसे परिवर्तन हुए। गिरिब्रज से क्या हुआ? मगध की राजधानी राजगिरी हुआ। राजगिरी से क्या हुआ? पाटलिपुत्र हुआ। पाटलिपुत्र से क्या हुआ? वैशाली हुआ। और वैशाली से वापस क्या हो गया? वापस क्या हो गया? पाटलिपुत्र हो गया। और है ना, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था? उदयन ने किया था। किसने किया था? उदयन ने। अब प्रश्न बनेगा, इसके बाद कोई राजधानी क्या नहीं होगा? परिवर्तन नहीं होगा। मतलब पाटलिपुत्र अब मगध की क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? स्थायी राजधानी हो जाएगी। तो किसके समय से? किसके समय से प्रश्न पूछेगा, किसके शासन काल से या किसके समय से पाटलिपुत्र मगध की स्थायी राजधानी बना है? तो किसके समय से बना है जी?
कालाशोक के समय से ये बना हुआ है, ध्यान में रखेंगे। एक प्रश्न आया था, मैं प्रश्न लिख देता हूं यहां पे, है ना। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किनके शासन काल में हुआ था? ऑप्शन ए थे क्या? अशोक, ठीक है। ऑप्शन बी थे क्या? कालाशोक। ऑप्शन बी थे क्या? कालाशोक, ठीक है। काकवर्ण थे, ठीक है। ऑप्शन सी थे क्या? अजातशत्रु। ऑप्शन सी थे क्या? अजातशत्रु। और ऑप्शन डी था आपका, है ना, ऑप्शन डी था आपका शिशुनाग, शिशुनाग, ठीक है। चलिए आंसर बताइए, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किनके शासन काल में हुआ था? ठीक है, अशोक, काकवर्ण, अजातशत्रु और शिशुनाग। मतलब इन्होंने उपनाम का प्रयोग किया एग्जाम में। किसका प्रयोग किया? उपनाम का प्रयोग किया। और उपनाम क्या है? काकवर्ण। किसका उपनाम है? किसका उपनाम है? याद रखिए, कालाशोक का उपनाम क्या है? काकवर्ण है। क्या है? काकवर्ण है। अब इसी प्रश्न को मैं अगर घुमा दूं, इसी प्रश्न को अगर मैं घुमा दूं, चलिए, ठीक है, यही प्रश्न है। प्रश्न क्या बोला इन्होंने? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ? अजातशत्रु न लिख के यहाँ क्या लिखा इन्होंने? एक लिख दिया इन्होंने, क्या? कुणिक लिख दिया। दूसरा इन्होंने क्या लिख दिया? श्रेणिक लिख दिया। दूसरा इन्होंने क्या लिख दिया? श्रेणिक लिख दिया। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किनके शासन काल में हुआ है? किनका शासन काल है? कुणिक है कि श्रेणिक है? कुणिक है। कुणिक किसको बोलते हैं? अजातशत्रु को। श्रेणिक किनको बोला जाता है? बिंबिसार को बोला जाता है। क्लियर? तो प्रश्न को घुमाया जाएगा, हमको घूमना नहीं है, दुनिया घूमनी है, प्रश्न में नहीं घूमना भाई, ठीक है ना। कैसे कर लोगे ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो कालाशोक के बारे में कितनी बातें याद रखनी है? 2 बातें। कालाशोक का उपनाम क्या है? काकवर्ण है। क्या नाम है? काकवर्ण है। क्या किया इन्होंने? गोष्ठी का आयोजन करवाया। कहां? वैशाली में। उसके बाद राजधानी को क्या कर दिया? बदल दिया, है ना। तो मुझे बताइए, है ना, ये जो कालाशोक या काकवर्ण है कौन से संप्रदाय के होंगे? किसको मानते होंगे? बौद्ध संप्रदाय के। कौन से संप्रदाय के? बौद्ध संप्रदाय के। क्लियर? इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। चलिए, अंतिम शासक कौन थे? इस वंश के अंतिम शासक कौन थे? कौन थे जी? अनिरुद्ध। कौन थे? सॉरी, नंदीवर्धन। कौन थे? नंदीवर्धन। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। ये अगला वंश कौन सा आ जाएगा? अगला वंश कौन सा आ जाएगा? नंद वंश। अगला वंश कौन सा आ जाएगा? नंद वंश। ठीक है, हाँ। किसका सन? 383। हाँ, अभी ईसा पूर्व चल रहा है, ईस्वी कहाँ है? क्या लिखा हूं मैंने? इस समय में द्वितीय बौद्ध संगीति, जिसके जस्ट 100 साल पहले क्या हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति। ये प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन था। और प्रथम बौद्ध संगीति किसने करवाया था? अजातशत्रु ने करवाया था। कहाँ करवाया था? अपनी राजधानी में करवाएगा। उसकी राजधानी क्या थी? राजगिरी थी। उसकी राजधानी क्या थी? राजगिरी थी। ठीक है, वही पूछ रहे थे ना। चलिए, नंदीवर्धन की बात करते हैं। नंदीवर्धन कौन थे? ये कौन थे जी? अंतिम शासक। किस वंश के? कौन से वंश के? शिशुनाग वंश। कौन से वंश के थे? शिशुनाग वंश के ये अंतिम शासक थे। हुआ क्या? नंदीवर्धन का क्या था? एक सेनापति। नंदीवर्धन का क्या था? एक सेनापति। क्या नाम था इनका? क्या नाम था जी? महापद्म नंद। क्या नाम था? महापद्म नंद था। मैंने पहले ही बताया, मैं कहानी को एकदम शॉर्ट में कर रहा हूं। राजा क्या थे यहाँ? कमजोर थे। राजा क्या थे यहाँ? कमजोर थे। कुशल था क्या? नहीं था। कुशल नेतृत्व करता बिल्कुल भी नहीं था। कमजोर राजा थे। और कमजोर राजा है, इसका मतलब या तो उसका सेनापति हावी होगा या तो उसके मंत्रीगण उस पर क्या होंगे? हावी होंगे। ठीक है, जहां राजा कमजोर होगा हर जगह यही होता है। आज भी यही देखने को मिलेगा आपको, कोई ना कोई हावी होता ही है। जैसे अभी क्या होगा? नींद आ रहा है क्या? है? नहीं आ रहा है तो क्या देख रहे हैं? समय की थोड़ा इज्जत कर लिया करो भाई, इंसानों की नहीं करते हो तो। ठीक है, मैंने बताया सेनापति क्या निकला यहाँ? ताकतवर। जीवन कौन जी सकता है समाज में? जिसके पास ताकत है।
जो कमजोर है वो गायब हो जाएगा, कमजोर को क्या कर दिया जाएगा, दबा दिया जाएगा। तो सिंपल सी बात है, ताकतवर कौन निकला, महापद्मनंद, ये इसकी क्या कर देगा, क्या कर देगा, हत्या कर देगा, है ना। और महापद्मनंद कौन थे, एक शूद्र वर्ण के थे। कौन से वर्ण के थे, शूद्र वर्ण के थे। उसके बाद इन्होंने एक नए वंश की क्या रखी जी, नए वंश की नींव रखी, और उस वंश का नाम क्या हुआ, उस वंश का नाम क्या हुआ, नंद वंश। तो नंद वंश के संस्थापक कौन, महापद्मनंद। कौन, महापद्मनंद। कौन से वर्ण के हैं, शूद्र वर्ण के हैं। तो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा पहला शूद्र शासक या शूद्र वंश कौन सा है, भारत में राज करने वाला पहला शूद्र वंश कौन सा है। तो कौन सा वंश है, नंद वंश, क्योंकि इसके राजा कौन है, शूद्र है। कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, तो इसके वंशज आएंगे, इसके वंशज, है ना, है ना। कौन है, घना नंद, इसके वंशज कौन है, घना नंद, सुने होंगे नाम, है ना। घनानंद को एक उपाधि दिया गया है, क्या, अग्रमीज कहा गया। क्या कहा गया है, अग्रमीज। ये किसने कहा है, यूनानी लोगों ने, यूनानी लेखकों ने इसका नाम क्या वर्णन किया है, अग्रमीज कहा गया। यूनानी भाषा में बोला इन्होंने, और यूनानी भाषा में अग्रमीज किसको बोलते थे, जो नाई लोग होते थे ना उनको बोलते थे। और उस समय नाई की श्रेणी किस में होता था जी, शूद्र वर्ण में होता। नाई की श्रेणी किस में रखा जाता था उस समय, शूद्र वर्ण में उन्हें रखा जाता था। तो भैया इनके वंशज है तो ये भी तो शूद्र ही होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। मतलब भारत में पहला शूद्र वंश कौन है, नंद वंश। भारत में पहला शूद्र शासक कौन है, कौन है, महापद्म नंद। कौन है, महापद्म नंद है, ध्यान में रहेगा, है ना। नंद वंश में कुल कितने शासक हुए हैं, कुल कितने शासक हुए हैं, 9 शासक, है ना। नंद वंश में कुल कितने शासक हुए हैं, 9 शासक हुए हैं। नाई थे 9, याद रख लेना भाई, ठीक है। कौन से वर्ण के थे, शूद्र वर्ण के थे। तो सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में, किसके बारे में, महापद्म नंद। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग किसके बारे में, महापद्मनंद के बारे में। महापद्मनंद की उपाधि या अन्य नाम, महापद्मनंद को, है ना, बहुत सारे इन्होंने क्या लिया था, उपाधि लिया था, या इसके बहुत सारे क्या थे, अन्य नामों से इन्हें जाना जाता था। अपने समय के सबसे बड़ी सेना रखने वाला शासक कौन था, महापद्मनंद था, है ना। अपने समय में इन्होंने बहुत बड़ी सेना रख, सेनापति था ये खुद, और सेनापति था, बड़ी सेना को लीड करता था। तो उनको पता था कि अगर हमारे पास सेना की ताकत होगी तो हम किसी भी चीज को आसानी से क्या कर सकते हैं, जीत सकते हैं। आप लोग सुने होंगे पाकिस्तान, है ना, पाकिस्तान का हाल क्या है जी, क्या है, बहुत दुर्दशा, तो बहुत खराब है। आपको नॉलेज में आना चाहिए कि वहां की राजनीति क्या हो चुकी है, पूरी तरह अस्थिर हो चुकी है, ठीक है। अभी बोला जा रहा है कि उनके जो जनरल चले गए हैं कहाँ, चाइना, है ना। जो सेना का जो जनरल है कहाँ चले गए हैं, चाइना। किस लिए गए हैं, कि अब यहाँ पाकिस्तान में कैसे सैन्य शासन लागू किया जाए, ऐसा कई लोगों का मानना हो रहा है अभी, है ना। ये माना जा रहा है कि वहाँ क्या लागू करना है, सैन्य शासन, क्योंकि राजनीतिक लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा चल रही है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, पूरी अर्थव्यवस्था में क्या आ रही है, अस्थिरता आ रही है, अर्थव्यवस्था मजबूत हो ही नहीं रहा है ना, पूरे बिखर गया है। तो वहाँ सैन्य शासन लगभग लग सकते हैं। दूसरी बात, है ना, ऑपरेशन कावेरी चलाया गया अभी हाल ही में, है ना। कल भारत ने एक ऑपरेशन चलाया गया कि जिसका नाम क्या था, ऑपरेशन कावेरी। क्यों चलाया गया ऑपरेशन कावेरी, हाँ, सूडान। सूडान कहाँ है, सूडान कहाँ है, कौन से महाद्वीप में है? कौन से महाद्वीप में है सूडान, है? पक्का, पक्का अफ्रीका महाद्वीप में है। कहाँ जी टाइपिंग, थोड़ा सा ध्यान, मैं पढ़ाते पढ़ाते इसलिए बहुत सारा वो कर देता हूँ, ठीक है। अब अफ्रीका महाद्वीप के बारे में थोड़ी सी आपको क्या रखनी होगी, जानकारी रखनी होगी। जो काम कहो से रिलेटेड मैं क्या बताना चाह रहा हूँ वो ध्यान से समझना और सुनना, ठीक है। कौन सा मैप काम करेगा, ये मैप काम करेगा, ठीक। मैं बताना क्या चाह रहा हूँ उसको समझना है ना आप लोगों को।
छोटा करूं? हाँ ठीक है ना, पेज नया बना लेंगे, कोई बात है क्या। देखो अब यहाँ पे क्या चीजें दिख रही है आपको। ऑपरेशन भारत ने ऑपरेशन कावेरी किसके लिए चलाया गया? तो सूडान में क्या चल रहा है? राष्ट्रपति और सेना के बीच में क्या हो जा रही है? लड़ाई। राष्ट्रपति और सेना के बीच में क्या हो रही है? लड़ाई हो रही। सबसे पहला प्रश्न क्या बन सकता है? सूडान कहां पे? ये देखो, ये है सूडान, आपका दिख रहा है, ये है सूडान। कौन से महाद्वीप में है? कौन से महाद्वीप में? अफ्रीका महाद्वीप में। सूडान की राजधानी, राजधानी क्या है जी? क्या है? क्या नहीं पूछ सकता है? खार्तूम किस देश की राजधानी है? क्या नहीं पूछ सकता है? क्योंकि इतनी बड़ी चर्चा में है। ठीक है, यहां से भारतीयों को निकालने के लिए, यहां से भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन कावेरी चलाया गया। ऑपरेशन डेट वेट याद नहीं रखना है आपको, घटनाक्रम को याद रखना है। अब मुझे बताइए सूडान में और क्या है? सूडान में और क्या है? कौन सी नदी दिख रही है? नील नदी होकर बहती है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? नील नदी। तो क्या नील नदी के बारे में नहीं पूछ सकते हैं? तो कहने का मतलब है इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट है ना। नील नदी में एक डैम है, नील नदी में क्या है? एक बांध है। क्या नाम है? यही है वो, खार्तूम के पास ही है नील नदी में। देखिए श्वेत नदी आता है और नील नदी आता है, दोनों आके यहीं पे मिलता है। कहां? सूडान में ही। तब जाके वास्तविक नाम उसका बनता है क्या? नील नदी। श्वेत नदी और नील नदी जब आके मिलता है तब वो बनता है क्या? क्या जी? क्या बनता है? नील नदी बनता है। और नील नदी कहां से बनता है एक्चुअली में? तो यहीं से बनता है वो वास्तविक रूप से। तो उसकी सहायक नदी क्या हो गई? श्वेत नदी। क्योंकि एग्जाम में एसएससी में पूछा हुआ था, है ना, श्वेत नदी किसकी सहायक नदी है? श्वेत नदी किसकी सहायक नदी है? तो किसकी सहायक नदी है? नील नदी की सहायक नदी है। तो बहुत सारे फैक्ट आपको यहां से पता चल जाएगा। एक बांध भी है जिसका नाम मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, देखो क्या नाम है। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है भाई, इस बांध का नाम ना ध्यान में रखेंगे, मैं बता देता हूं। ठीक है, नील नदी में कौन सा बांध है? आसवान बांध, याद रखिएगा। कौन सा बांध है? ये पूछ चुका है ना, आसवान बांध कौन से नदी पर है? आसवान बांध कौन से नदी पर है? तो कौन से नदी पर है? नील नदी पर। कौन से देश में है? सूडान में है। कौन से देश में है? सूडान में कि इजिप्ट में है? दोनों के उसमें दिखा रहा है ना। मतलब यहां पास है ये, इस प्रकार से यहां पास क्या बना हुआ है? ये बांध बना हुआ है। अब इस बांध के बीच किन देशों के बीच लड़ाई है? किन देशों के बीच होगी लड़ाई? ये जो बांध बन रहा है, कौन सा बांध है? कौन सा बांध है? आसवान बांध है। कौन सा बांध है? आसवान बांध है। कौन सी नदी पर है? नील नदी पर है। नील नदी कहां से घूम के आती है? तो देखो कहां से घूम के आती है? इरिथ्रिया से। ये देखो नील नदी का एक दिखेगा कहां? ये इरिथ्रिया ऐसे घूम कर आती है, इरिथ्रिया से। ठीक है, तो इन तीनों देशों के बीच क्या चल रही है? लड़ाई चल रही। किसको लेकर? आसवान बांध को लेकर। सूडान, इजिप्ट और इरिथ्रिया। इरिथ्रिया दिख रहा है? इरिथ्रिया दिख रहा है ना, तो ये आपको पढ़ना है। सोमालिया, सोमालिया क्या है? सोमालिया के बारे में क्या जानते हो? है? रेड सी से कौन कौन लगा? यहां पर बहुत सारे प्रश्न बनते हैं ना इस एरिया में। यहां इस पूरी इसकी ऊंची चोटी क्या है? क्या है जी? दिख रहा है? तंजानिया। तंजानिया वाला क्षेत्र है। किलीमांजरो यहीं पास होगा। किलीमांजरो कई बार पूछा एग्जाम में। किलीमांजरो, किलीमांजरो को कई लोग चढ़ाई कर रहे हैं अभी। छत्तीसगढ़ के किसने किया चढ़ाई? है यासी, यासी जैन। कहाँ के रहने वाली है? कोरबा की रायगढ़? शायद रायगढ़ है, एक बार देख लेना। अब ये चीजें पढ़ा आपने तो सिंपल सी बात, अफ्रीका के बारे में पढ़ा तो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी क्या है? किलीमंजरो है। तंजानिया जगह का नाम है, किलीमंजरो है ना। किलीमंजरो में चढ़ाई करने वाले कौन है? यासी जैन। कहाँ की रहने वाली है?
छत्तीसगढ़ के रायगढ़ की रहने वाली है। तो चीजें आपको जब पढ़ रहे हो ना तो रिवीजन कितना समय लगा, मेरे ख्याल से 5 से 5 ही मिनट का लगा होगा। इतनी सारी फैक्ट आपने ये कवर कर लिया इसको, ठीक है। अब जब इसको पढ़ रहे तो थोड़ा सा इसके बारे में गूगल बाबा से तो पूछ सकते हो, अफ्रीका की सामान्य जानकारी, गूगल से इतना सर्च मार सकते हैं हम लोग, अफ्रीका की सामान्य जानकारी करके, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख लेना, क्लियर, ठीक है। अब यहीं पास आप लोग सुने होंगे विक्टोरिया झील, नाम सुने हो, विक्टोरिया झील मिलेगा यहाँ आपको, ठीक है। ये है लेक ऑफ विक्टोरिया, यहीं से निकलता है नदी, देखो यहाँ से जाता है ये नदी, ऐसे होते हुए ये है आपका नील नदी। नील नदी का विसर्जन कहाँ होता है, कहाँ होता है, भूमध्य सागर में। कहाँ होता है, भूमध्य सागर में। सिंपल सी बात है, हमारे सिलेबस में इंटरनेशनल चीज़ें नहीं है, चलिए नहीं है बाय द वे मान लिया हमने, पर अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर तो है। और क्या ये सब अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर बना कि नहीं बना, उससे रिलेटेड बन गए ना। और आपको तो पूछा ना एक सामान्य जानकारी होना चाहिए, क्या ये सामान्य जानकारी नहीं है। इंटरनेशनल चीज़ों के बारे में आपको केवल सामान्य जानकारी ही रखना है। राजधानी क्या है, खार्तूम है, कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है ना, कौन सी नदी वहाँ से बहती है, कौन सा बांध बहता है। तो कभी भी अगर आप न्यूज़ में हाईलाइट सुनोगे तो उसके बारे में आप तुरंत मोबाइल में क्या कर लो, सर्च मार के उसकी एक सामान्य जानकारी कलेक्ट कर लो। समझ में आया, नहीं तो बताओ मैं काम सौंप देता हूँ, काम सौंपूंगा तो वो इंसान है ना करेगा ही करेगा वाला है। टॉपिक मैं दे दूंगा, हाँ ये करंट अफेयर है भैया, आपको इस रिलेटेड जो जानकारी मिलती है आप इसको एक बार क्या कर लीजिए, कलेक्ट कर लीजिए। कोई करना चाहेगा, कौन करेगा, करने वाले कौन है बताओ, हरीश पक्का, पर रोज का काम रहेगा भाई है, 1 से 2 टॉपिक दूंगा मैं पर डे का। ऐसे ही कुछ जानकारी हमें क्या रहना है, कलेक्ट करना है, ठीक है। वो मैं बता दूंगा आप लोगों को, कुछ चीज़ें मैं बता दूंगा, इससे मेरा भी रूटीन अपडेट रहेगा कि चलो नहीं भाई मुझे एक टॉपिक देना है ना, जो करंट अफेयर की टॉपिक है। और ये सब चीज़ें आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, मेरे क्लास के बाद आप लोग खुद ही आपस में क्या कर लीजिए, डिस्कस कर लीजिए या फिर, ठीक है। मतलब एक डिस्कशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। और मैं बताता हूँ ना इधर उधर की चीज़ें वो बहुत फंसता है एग्जाम में, इतना तो मैं देखा हूँ, आता है कि नहीं आता ऐसा केस, कई सारी चीज़ें आ जाती है, हर चीज़ें नहीं आती है, हो भी नहीं सकता, वैसे मैं भगवान बन जाऊंगा मैं तो, ठीक है। तो नहीं बनना है वो सब, बता क्या रहा था वैसे मैं, ठीक है। तो इसको ध्यान में रख लेना। किसके बारे में पढ़ रहे थे हम लोग, महापद्मनंद। चलिए टॉपिक में आ जाइए, महापद्मनंद। बोर तो नहीं लगता ना क्लास में, पहले ये बता दो, मैं ज्ञान की बातें ज़्यादा कर रहा हूँ क्योंकि समय कम है, नहीं तो हंसी मजाक बोलोगे तो पूरे दिन पड़े रहते मेरे पास हंसी मजाक करने के लिए, ठीक है। स्टार्ट करें, क्या देख रहे थे हम लोग, महापद्मनंद का अन्य नाम या फिर क्या बोलते हैं, उपाधि। महापद्मनंद ने क्या किया था, एक बड़े साम्राज्य पर इन्होंने विजय प्राप्त किया था। जैसे ये भारत ले लोगे ना तो इतने बड़े क्षेत्र पर इन्होंने क्या किया था, अपना शासन का विस्तार किया था। तो मैंने बताया था जो चारों दिशाओं में जो शासन करता है उनको क्या बोलते हैं, एक राट बोलते हैं। तो एक राट की उपाधि किसने धारण किया था, ये भी एग्जाम में आ चुका है। एक राट की उपाधि किसने धारण किया था, तो किसने धारण किया था, महापद्मनंद ने धारण किया था। और इसी से बना एक छत्र, क्षत्रियों को पूरा है ना, एक छत्र, या फिर इन्हीं को बोला गया है क्या, इन्हीं का एक और नाम है क्या, भार्गव। इन्हीं का क्या नाम है, भार्गव। और इन्हीं का नाम क्या है, इन्हीं को और क्या बोलते थे, भार्गव किनको बोलते जी, परशुराम। कहीं भी परशुराम शब्द मिलेगा तो आप ध्यान में रखना, परशुराम। हुआ क्या था, इससे पहले क्षत्रिय वर्ग का शासन था, क्षत्रिय वर्गों ने शूद्रों के साथ क्या किया, बहुत ज्यादा शोषण किया, है ना। तो शूद्र वर्ग नाराज होंगे कि नहीं होंगे। परशुराम जी ने क्या किया था, परशुराम की अगर कहानी पता है तो उन्होंने प्रण लिया था, एक एक क्षत्रिय को चुन चुन के खोजूंगा और उसकी हत्या करूंगा, मार डालूंगा, क्योंकि क्षत्रियों ने उनका क्या किया था, गलत कर दिया था उनके साथ, है ना। तो गुस्से में आकर उन्होंने क्या किया था, सब क्षत्रिय को मारने का प्रण लिया था, हालांकि वो सॉर्ट आउट किया गया बाद में, ठीक है। तो चलिए वैसे ही महापद्मनंद ने बोला कि मैं क्षत्रियों को नहीं छोड़ने वाला, तो इन्होंने एक छत्र की उपाधि धारण किया था। ऐसा किसने किया था,
भार्गव और परशुराम जी ने किया था ऐसा, इसीलिए इनकी और उपाधि क्या है, भार्गव और परशुराम भी इनकी क्या है, उपाधि है। ध्यान में रहेगा, क्लियर। चलिए महापद्मनन के बारे में थोड़ा बात। विशाल सेना वाला पहला शासक कौन था, विशाल सेना, है ना। जैसे ऑप्शन दे दिया, इनके पास क्या थी, विशाल सेना थी, है ना। कौन कौन सी सेना, घुड़ सेना, घुड़ सेना, पैदल सेना, पैदल सेना, और रथ सेना, और कौन सा, रथ सेना, और क्या, गज सेना, और कौन सा था, गज सेना। तो ये सब इनकी क्या थी, सेना थी, है ना, ये सब इनकी सेना थी। लगभग 2 लाख क्या थे इनके पास, पैदल सेना थे, है ना। लगभग 2000 क्या थे इनके पास, 6000 इनके पास क्या थे, घुड़ सेना थे। हाथी सेना कितना था, लगभग 2000 के आसपास इनकी हाथी सेना थे। तो एक विशाल सेना था इनके पास, एक बड़ी सेना वाला शासन। तो सिंपल सी बात, जिसकी सेना बड़ी होगी वो बड़े साम्राज्य को क्या करेगा, आसानी से क्या करेगा जी, क्या करेगा, जीतेगा। किस किस क्षेत्र को जीता इन्होंने, किसको जीता इन्होंने, तो इनके बारे में वर्णन है कलिंग का, है ना। कलिंग मतलब जी उड़ीसा वेस्ट बंगाल क्षेत्र, उड़ीसा पश्चिम बंगाल क्षेत्र को इन्होंने क्या कर लिया था, जीत लिया था। और कलिंग में इन्होंने क्या बनवाया था, एक नहर का क्या किया था, निर्माण किया था। नहर का क्या किया था, निर्माण भी किया था। कहाँ, तनसुली नहर बोलते हैं उसको। कौन सा नहर, तनसुली नहर। तो याद रखेगा, नहर का निर्माण किया था और कलिंग को क्या किया था इन्होंने, जीता था। कलिंग पर विजय, कलिंग पर क्या किया था इन्होंने, विजय प्राप्त किया था। अब ऐसे ही तो जानकारी नहीं हो रहा होगा, कहीं ना कहीं चीजों से हमें इसकी क्या मिल रही होगी, जानकारी मिल रही। चलिए हमें तो किताबों से मिला, हमें किताबों से मिला, पर इनकी ये चीजें लिखी कहाँ गई है, ये चीजें कहाँ लिखा है, एक अभिलेख है। कौन सा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख। कौन सा अभिलेख है, हाथी गुम्फा अभिलेख है, ध्यान में रखिएगा। तो हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ मिला है, उड़ीसा में। हाथी गुम्फा क्यों नाम रखा गया है, क्योंकि गुफा का नाम ही क्या है, हाथी गुम्फा। गुफा का नाम क्या है, गुफा है। और इस गुफा में एक बात लिखी है कि, है ना, संभवतः यहाँ किसने आक्रमण किया था, महापद्मनन ने आक्रमण किया था, और उन्होंने तनसुली नहर का भी निर्माण किया था। कहाँ, कलिंग में। ठीक है, तो इस बात से स्पष्टीकरण होती है। अगर वो यहाँ, मुझे बताइए नहर का निर्माण क्यों करेगा वो, है, नहीं। जैसे सिंपल सी बात है, मैं रह रहा हूं दुर्ग में, है ना, मुझे बताइए क्या मैं भुवनेश्वर में नहर का निर्माण करूंगा, मेरा क्षेत्र होगा तभी करूंगा ना मैं वहां नहर का निर्माण। तो ये बात क्या बता रही, नहर का निर्माण मतलब उसका ये क्या था, शासन क्षेत्र था। और शासन क्षेत्र बना कैसे, जब जीता होगा तभी बना होगा, क्योंकि इससे पहले कलिंग इसमें शामिल नहीं था। इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए, अब हाथी गुम्फा अभिलेख है तो है किसका, किसका है, कलिंग के एक शासक थे चेदी वंश करके, है ना। बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में, बस अभी नाम याद रखिएगा। ये जो अभिलेख है वो किसका है, खारवेल राजा का अभिलेख है। खारवेल राजा का क्या है, अभिलेख है। ठीक है, खारवेल राजा का क्या है, अभिलेख। ये बहुत बाद का अभिलेख है, लगभग 300 ईस्वी के आसपास का अभिलेख है ये। 300 नहीं बोलूंगा, मतलब लगभग 270 के आसपास का अभिलेख है ये। ठीक है, मतलब 3री शताब्दी का ये अभिलेख है। 3री शताब्दी के अभिलेख में ये लिखा हुआ है। तो याद रखिएगा, मैं पूछूंगा, है ना, महापद्मनन की जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलती है, आंसर क्या हो जाएगा, हाथी गुम्फा अभिलेख। क्या जानकारी मिलती है, कलिंग पर विजय प्राप्त किया और कलिंग क्षेत्र में किसका निर्माण करवाया, नहर का निर्माण करवाया। और ये अभिलेख किसका है, राजा खारवेल का है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेगा। चलिए, इसी से रिलेटेड एक और जानकारी बताता हूं। इनके एक मित्र भी हुआ करते थे, इनके एक ज्ञानी मित्र भी हुआ करते थे, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम क्या था, पाणिनि। जिसका नाम क्या था, पाणिनि। और पाणिनि के बारे में मैंने बताया था, इन्होंने क्या लिखा है, क्या लिखा है, संस्कृत व्याकरण लिखा है। इन्होंने क्या लिखा है, संस्कृत व्याकरण लिखा है। कौन से नंबर का, पहला। भारत का पहला संस्कृत व्याकरण किसने लिखा है, पाणिनि ने। एक प्रश्न बनेगा, पाणिनि किसके समकालीन थे,
दूसरा प्रश्न बनेगा किसके समकालीन थे? महापद्मनंद के समकालीन थे। ठीक है, है ना। पाणिनि द्वारा रचित पहले संस्कृत व्याकरण का नाम क्या है? यह तो डायरेक्ट प्रश्न बनेगा, संस्कृत व्याकरण पहले संस्कृत व्याकरण का नाम बताइए। यह पाणिनि ने किस व्याकरण की रचना की है? नाम क्या है? बता चुका हूं मैं, क्या है? अष्टाध्यायी है। क्या है? अष्टाध्यायी है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अष्टाध्यायी। बाद में बताऊंगा इसी अष्टाध्यायी पर क्या लिखा गया है, टीका लिखा गया है। किसने लिखा है? पतंजलि ने। किसने लिखा है? पतंजलि ने। वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी इतनी फैक्ट आपको महापद्मनंद के बारे में जानने होंगे। ठीक है, टोटल कितने वंशों ने शासन किया? कितने वंश ने शासन किया? कितने राजा ने शासन किया? कितने राजा ने? 9 राजाओं ने यहां शासन किया है, ध्यान में रखिए। कितने राजा? 9 राजा। अंतिम राजा कौन थे? घनानंद। अंतिम राजा कौन थे? घनानंद। तो याद रखिएगा, सबसे पहले ये इस वंश के क्या थे? अंतिम शासक थे। अंतिम शासक थे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इसके भी क्या मिलेंगे? इसके भी क्या मिलेंगे जी? उपनाम। इसके भी क्या मिलेंगे? अन्य नाम मिलेंगे, क्योंकि ये भी एग्जाम में आया हुआ है ना। एक नाम है क्या इसका? मैंने अभी बताया था, क्या नाम है? क्या नाम है? अग्रमीज। एक नाम क्या है? अग्रमीज। दूसरा नाम क्या है? एक नाम क्या है? जैंद्रमीज। एक नाम क्या है? जैंद्रमीज। तो याद रखना, एक नाम अग्रमीज है, एक नाम जैंद्रमीज है। ये कहाँ मिलता है नाम? यूनानी ग्रंथ में। ये नाम कहाँ मिलता है? यूनानी ग्रंथ में मिलता है। और इसका मतलब मैंने क्या बताया था? नाई। इसका मतलब मैंने क्या बताया था? नाई बताया था। तो याद रखिएगा, घनानंद को किस नाम से जाना जाता था? अग्रमीज और जैंद्रमीज। अग्रमीज और जैंद्रमीज। अब जैंद्रमीज ये किस में मिला है? ये नाम किस में मिला है? जैन ग्रंथ में। जैन ग्रंथ में मिला है। इसके बारे में जैंद्रमीज मतलब ये किस धर्म को मानने वाले थे? किस धर्म को मानने वाले थे? अनुयायी, जैन धर्म के अनुयायी थे। इसका मतलब अगर आपको पूछेगा नंद वंश किस धर्म को मानते थे, तो नंद वंश कौन से धर्म को मानते थे? जैन धर्म को मानते थे। नंद वंश किसको मानते थे? जैन धर्म को मानते थे। ठीक है, प्रायः अगर हम बात करेंगे, है ना, शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश है ना, कौन से धर्म को मानते थे लगभग? तो एक बौद्ध धर्म की जानकारी मिला था हमें, मिला था। ठीक है हर्यक वंश बौद्ध धर्म। ठीक है, तो कभी कभी ऐसे प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। घनानंद के बारे में अब बात करते हैं थोड़ी सी। ठीक है, आपने सुना होगा घनानंद के समय में क्या क्या घटनाक्रम हुआ है, क्या क्या घटना घटित हुआ इनके समय में। एक तो इन्हीं के समय में 326 ईसा पूर्व में भारत में एक शक्ति का आक्रमण हुआ, और वो शक्ति कौन थे? सिकंदर। याद रखिएगा, सिकंदर का क्या हुआ था? आक्रमण। तो ये हमारा है ना, बाद में पढ़ेंगे हम लोग इसी के बारे में, भारत में सिकंदर का आक्रमण कब और कैसे हुआ था। तो याद रखिएगा, सिकंदर ने भारत में आक्रमण कब किया था। क्या क्या प्रश्न बनेगा मैं बता देता हूँ। भारत में आक्रमण सिकंदर ने कब किया था? 326 ईसा पूर्व में किया था। उस समय भारत में किसका शासन चल रहा था? घनानंद का शासन चल रहा था। ये दो बातें कम से कम अभी याद रखना है। उसके बाद सिकंदर से रिलेटेड जितने भी तथ्य है वो मैं हर एक चीज़ें बताऊंगा। आया कैसे भारत में, किस नगर की स्थापना किया उन्होंने, क्या चीज़ें लाया यहाँ, है ना, सिगलोई वगैरह यहाँ इन्होंने स्टार्ट करवाया, तो वो सभी चीज़ें मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए दूसरा घटनाक्रम, घनानंद ने क्या किया, है ना, इसको ऐसे लिखिए सिंपल शब्दों में, अत्यधिक क्या कर दिया? कर आरोपित कर दिया। अत्यधिक क्या कर दिया? कर आरोपित कर दिया। किस पर? जनता पर। जनता का क्या होगा? अब शोषण होगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, इनके है ना वंशज के पास बड़ी सेना थी, इसके पास भी क्या होगी? एक बड़ी सेना होगी। बड़ी सेना को देने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए, धन चाहिए, और धन के लिए उन्होंने क्या किया? कर को बढ़ा दिया। जनता क्या होने लग गए? सिंपल सी बात है, आपसे अभी सरकार कर वसूल करेगा, आप सरकार को गाली दोगे कि नहीं दोगे? है ना, ठीक है, मतलब गाली कहने का मतलब अब शब्द प्रयोग करोगे कुछ ना कुछ, अब शब्द कुछ भी हो सकता है। ये कैसी सरकार है, बेकार है, ये जबरदस्ती का महंगाई बढ़ा दिया, जबरदस्ती का बेरोजगारी बढ़ा दिया, जबरदस्ती का गरीबी ला दिया, अच्छे खासा जीवन यापन चल रहा था,
2000 में ज़िंदगी चल रही थी, वो 2000 भी सरकार के पास चले जा रही है ना। अभी 2500 में चल रहा है क्या ज़िंदगी, ठीक है, अभी 2500 में चल रही है, ठीक है। चलिए, तो अत्यधिक कर आरोपित, ठीक है। तो ये अत्यधिक कर होगा तो जनता क्या होगा, परेशान होगा। अब जनता परेशान होगा तो इसको कोसेंगे। इसी समय एक और घटनाक्रम हुआ, बताऊं कहानी। सिकंदर का जब आक्रमण हुआ तो सिकंदर कौन थे, यूनान के शासक थे, यूनानी शासक थे। और यूनान में कौन सा भाषा चलता था, कौन सी भाषा चलता था, ग्रीक भाषा, ठीक है। जब सिकंदर आए तो सिकंदर ने तक्षशिला वाले क्षेत्र को क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। तक्षशिला किन दो नदियों के बीच में है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। अगर मैं बात करूंगा, ठीक है, कौन कौन सा, ये है झेलम, याद रखना। तो यहां पास क्या है आपका, तक्षशिला है। तक्षशिला में क्या था, ये क्या था, एक विश्वविद्यालय था। सबसे प्राचीनतम क्या है, ये विश्वविद्यालय है, ठीक है। और इस विश्वविद्यालय में एक आचार्य थे जिनका नाम क्या था, चाणक्य, है ना। इस विश्वविद्यालय में क्या थे, एक आचार्य थे जिसका नाम क्या था, चाणक्य था। और सिकंदर ने इस पर अधिकार कर लिया था। बोल रहे थे कि हम जैसा बोलेंगे आपको वैसा ही पढ़ाना है। ग्रीक भाषा में पढ़ाई होगी तो परेशान होंगे कि नहीं होंगे, है ना। हम पढ़ाई हमारे अनुसार होंगी तो परेशान हो गए। चाणक्य ने बोला यार हम तो लड़ नहीं पाएंगे इनसे, अभी ये बहुत बड़ी ताकत है। सब जानते थे सिकंदर के बारे में। तो ये बोला कौन बड़ा शासक है, तो ये गए किसके पास, अभी बड़ा शासक कौन थे जी, घनानंद थे। बड़ा शासक कौन थे, घनानंद थे। घनानंद के दरबार में गए ये, है ना। और घनानंद के दरबार में जब गए तो इन्होंने बोला कि भैया ऐसी ऐसी समस्याएं हैं, तो उन्होंने स्वागत सत्कार जो भी था किया। उसके बाद, है ना, इन्होंने जब बोला कि कम से कम इसको हटाइए ताकि हमारी शिक्षा प्रणाली अच्छे से लागू हो पाए। बोले हमारा क्या फ़ायदा, हमें इससे कुछ मिलेगा क्या, कुछ मिलना जुलना है नहीं, है ना। ऊपर से इनका क्या कर दिया, चाणक्य का तिरस्कार कर दिया। अब थोड़ा सा गुरुजी पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग क्या करते हैं, एक समय तक क्या रखते हैं, पेशेंस रखते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं चलिए कर दीजिए ऐसा, बिल्कुल, है ना, तो अच्छी बात होगी। हम जो भी होगा हम लोग भी आपका हमेशा क्या करेंगे, सहयोग करेंगे, ठीक है। घनानंद ने बोला क्या, ये सब मेरे से नहीं हो पाएगा। ऊपर से क्या, अरे यार तुम ऋषि मुनि आदमी, तंत्र मंत्र पढ़ो, ये कहाँ ताम झाम के चक्कर में फंसे हुए हो, ठीक है। तो इस बात को लेकर चाणक्य क्या हो गया, नाराज हो गया। मैंने लेकर आया था क्या अपना, क्या जी, अपनी कुछ मांगे लेकर आया था, उसको तो आपने ढंग से सुना नहीं, उल्टा हमने क्या कर दिया, हमारा क्या कर दिया, अपमान कर दिया। जैसे ही अपमान किया, चाणक्य ने क्या लिया, प्रण लिया, ये तो जाएगा अब, और जब तक ये नहीं जाएगा तब तक मैं दूसरा कार्य नहीं करूंगा, ठीक है। मतलब घनानंद को जब तक पद से नहीं हटाऊंगा तब तक मैं दूसरा कार्य नहीं करूंगा, है ना। इन्होंने प्रण ले लिया। चाणक्य ने, पढ़े लिखे लोग हैं जी, पढ़े लिखे लोग ने अगर सोच लिया कि करना है तो करना है, ठीक है, तो करेंगे। अब इन्होंने, है ना, किसकी सहायता लिया, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त को अपना क्या बनाया, क्या बनाया, अपना शिष्य बनाया, उनको ट्रेनिंग दिया, युद्ध कला सिखाया। युद्ध कला सिखाने के बाद इन्होंने घनानंद पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया, और घनानंद को क्या कर दिया, अपदस्थ कर दिया। क्या कर दिया, अपदस्थ कर दिया, पद से हटा दिया। और पद से हटाने के बाद इसी समय के बाद क्या होगा, एक नया राज्य बनेगा, साम्राज्य बनेगा। कौन सा वंश, मौर्य वंश। कौन सा वंश बनेगा, मौर्य वंश। तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन होंगे, चंद्रगुप्त होंगे, है ना। सहयोगी कौन होंगे, पूरा चाणक्य। चाणक्य मतलब इनका क्या होगा, प्रधान मंत्री। मतलब चंद्रगुप्त पूरा किसकी सलाह से काम करेंगे, चाणक्य के सलाह से ही पूरा काम करेंगे। इसी कहानी मैं बाद में और बताऊंगा, है ना, जरूरत रहेगा तो, ठीक है। जब हम लोग क्या पढ़ेंगे, मौर्य वंश पढ़ेंगे। क्लियर, समझ में। तो हटाने की जरूरत क्यों पड़ी, एक तो वैसे ही जनता भी परेशान थे, है ना, और जनता भी परेशान थे, और दूसरा क्या, चाणक्य भी परेशान हो गए, कुछ मांगने हैं कुछ मिला नहीं, तो भैया कहानी क्या करते हैं, इनका ख़त्म करते हैं। और इसी के साथ हमारा ये क्या हो गया, ख़त्म हो गया। महाजनपद में जितने भी शासन थे वो सब क्या हो गया, ख़त्म हो गया। एक बार क्वेश्चन करके देखिए क्वेश्चन करके,
कैसे जी? चलो फिर करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ऑनलाइन वाले आप लोग भी रेडी रहिए, कम से कम आंसर करिएगा। ठीक है, आप लोगों को आंसर करना है भाई। ठीक है, कमेंट करके आंसर करना है, मैं बिल्कुल सुनूंगा। ठीक है, चलिए। अंग, अंग की राजधानी मैंने अभी बताया था क्या है? अंग की राजधानी चंपा है। अंग की राजधानी चंपा। अब आपको अगर ये पता चल गया तो क्या करना बताया था मैं? डायरेक्ट ऑप्शन को देखना। ए का क्या आना चाहिए? तीसरा। तीसरा किस किस में है? बी में है। आंसर क्या है? बी है। आंसर क्या है? बी है। हो गया, समय बच गया। देखिए भाई क्वेश्चन आया हुआ है, सीजी व्यापम ने लिया था 2017 में, ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ था। मैं प्रूफ दे रहा हूं हर चीजों को, है ना। हमने पढ़ा है अंग की राजधानी क्या है? चंपा है ना। और चंपा है तो इसे क्वेश्चन हमारे बन जा रहे हैं। तो इतना भी टफ देता है क्या? कहाँ टफ है, पर हमें पढ़ना तो पड़ेगा ना कि चंपा उसकी राजधानी है ना। चंपा है कि चमेली है ना, क्या है ये तो जानना पड़ेगा। तो याद है ना, याद रखने के लिए क्या रख सकते हो, है ना। चंपा का अंग बहुत अच्छा है, ऐसे करके कुछ याद रख लो, आप लोग को अंग याद रहेगा भाई। ठीक है, चंपा का अंग ऐसे करके याद रख सकते ना, तो कोई बड़ी चीज नहीं, वो याद रखने का तरीका आपका है। ठीक है, चलिए। ठीक है, अब पढ़ने के बाद अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो, ये एग्जाम में करोगे आप, अगर आप अभी रिवीजन कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, एमसीक्यू बना रहे हो, तो आपको बाकी चीजें भी पढ़नी है। चेदी महाजनपद, सुक्तिमती, मैंने बताया था क्या? छत्तीसगढ़ इसी महाजनपद के अंतर्गत शामिल था। किसने कहा है ये? किसने कहा है? हीरालाल काव्योपाध्याय ने ये बातें कही है। इतना रिवाइज करना है आपको, ये होता है रिवीजन का बेस्ट वे। समझ में आया? रिवीजन देखिए, छत्तीसगढ़ भी कवर कर रहे हैं हम लोग, पढ़ रहे हैं इंडियन का, और कवर कहाँ हो रहा है? छत्तीसगढ़ भी कवर हो रहा है। ठीक है, सूरसेन, सूरसेन की राजधानी क्या है? मथुरा। सूरसेन की राजधानी क्या है? मथुरा। मथुरा क्या है? मथुरा शैली है एक, मथुरा शैली है। मथुरा शैली किसकी शैली है? चित्रकला की शैली है, मूर्ति कला की शैली है, ठीक है, कि स्थापत्य कला की शैली है, या इनमें से कोई नहीं? किसकी शैली है? मथुरा शैली। सबसे पहले महात्मा बुद्ध की जो प्रतिमा बनी है वो किस शैली में बनी है? मथुरा शैली में बनी है। तो चित्र प्रतिमा मतलब क्या जी? मूर्ति कला, स्थापत्य नहीं भाई। स्थापत्य मतलब भवन वन सब आता है, स्मारक भवन ये सब आता है। मूर्ति कला की एक शैली है मथुरा शैली। समझ में आया? तो आप जब पढ़ चुके हैं ना, तो क्या रिवाइज नहीं करेंगे? ऐसे कर सकते ना। अब इसी मथुरा शैली में सबसे पहली बौद्ध की प्रतिमा कौन सी शैली में बनी है? बौद्ध की प्रतिमा। हो रहा है आपका रिवीजन? क्या नहीं हो रहा है रिवीजन? है ना, मथुरा शैली। ठीक है, मथुरा शैली में किसका प्रयोग किया जाता था? किसका प्रयोग होता था मथुरा शैली में? लाल बलुआ पत्थर। लाल बलुआ पत्थर, इससे क्या बनते थे? क्या बनते थे जी? मूर्तियां बनती थी। प्राचीन समय में जो मूर्तियां बनती थी वो लाल बलुआ पत्थर से अगर बनी है तो वो किसको दर्शाता था? मथुरा शैली को दर्शाता था। मथुरा शैली किसकी शैली है? मूर्ति कला की शैली है। महात्मा बुद्ध की पहली प्रतिमा किस शैली में बनी है? मथुरा शैली में, अर्थात लाल बलुआ पत्थर से बनी है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मथुरा किसकी राजधानी थी प्राचीन समय में? सूरसेन की राजधानी थी। मथुरा प्राचीन समय में किसकी राजधानी थी? सूरसेन की राजधानी थी। ठीक है, क्लियर। अस्मक की बात करते हैं हम। क्या है? अस्मक। अस्मक ये मतलब क्या? प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान, या इसी की राजधानी क्या है? पोटली मिलेगा आपको, या क्या मिलेगा? पैठन मिलेगा आपको, है ना। तो अलग अलग शब्द का यूज होता है। प्रतिष्ठान ये कहाँ है? नागपुर वाला क्षेत्र में है। और नागपुर वाला क्षेत्र कहाँ है वर्तमान? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। यही प्रतिष्ठान में आपका, है ना, सातवाहन वंश क्या करेगा? शासन करेगा। सातवाहन वंश जब आएगा तो इसी प्रतिष्ठान से क्या करेंगे? वो शासन करेंगे। क्लियर। ये चीजें तब कर पाएंगे जब आपका हिस्ट्री का बहुत सारा क्या हो जाएगा? टॉपिक कवर हो जाएगा। तो जब आप रिवीजन करेंगे ना एमसीक्यू के माध्यम से, तो कैसे रिवीजन करना है ये मैं आपको बता रहा हूं। समझ में आ रहा है?
शब्द को आपने सुना तो मथुरा के बारे में कहीं ना कहीं पढ़े रहेंगे तो दिमाग में रहता है कि हाँ मथुरा के बारे में हमने कुछ पढ़ा था, तो जो पढ़ा था उतना तो एटलीस्ट यहाँ नोट डाउन कर सकते हैं, है ना। ठीक, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, निम्नलिखित में से क्या हो गया जी, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा है। देखिए अभी मैंने बताया है ना, गिरिब्रज था, सबसे पहले क्या था, गिरिब्रज, राजगिरी और पाटलिपुत्र, ये तीनों था। कौशाम्बी किसका था, किसका था, वत्स महाजनपद का। ये हो गया आपका रिवीजन, हो गया। वत्स महाजनपद की राजधानी क्या है, कौशाम्बी। अगर मैं प्रश्न पूछूंगा, है ना, राजधानी के, है ना, अगर मैंने प्रश्न किया, अब ये प्रश्न तो आ चुके, बाय द वे इसी से वो नया प्रश्न बनाना चाहेगा, तो कैसे बनाएगा, मगध साम्राज्य की राजधानी को, है ना, क्रमबद्ध कीजिए। क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, क्रमबद्ध कीजिए, तो करिए क्रमबद्ध। पहले में क्या आएगा, गिरी ब्रज, ए, दूसरे में क्या जाएगा, राजगिरी, तीसरे में क्या जाएगा, सी, ए बी सी। समझ में आ रहा है, एक प्रश्न यहां से बन सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहां से और क्या बनेगा, नेक्स्ट प्रश्न और क्या बन सकता है ना, हो सकता है यहाँ कौशाम्बी की जगह क्या लिख दे, वैशाली लिख दे, तो वैशाली भी आ जाएगा। पर पहले पाटलिपुत्र बना था, फिर क्या बना था, वैशाली बना था, 4 कूट बन गए आपके, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब मैंने आपको एक और प्रश्न पूछा, पाटलिपुत्र नगर किसने बसाया है, किसने बसाया है, उदयन ने बसाया है। किसने बसाया है, उदयन ने, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, पाटलिपुत्र किसके समय से स्थायी राजधानी बना, पाटलिपुत्र किसके शासनकाल से ये स्थायी राजधानी के रूप में अस्तित्व में आया, किनके समय में, कालाशोक, कालाशोक। और कालाशोक का एक और नाम क्या है जी, क्या नाम है, काकवर्ण है। कालाशोक का और एक और नाम क्या है, काकवर्ण है। क्या रिवीजन नहीं हो रहे हैं, प्रश्न एक, कितना सारा पॉइंट हमने यहां से रिवाइज कर लिया, किया, तो पढ़ने का तरीका समझ में आ रहा है, कैसे पढ़ना चाहिए हमें। एमसीक्यू जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जितना भी हम जान रहे हैं वहां उसे एक बार आप अपने पेन से ऐसे रफली क्या कर लीजिए, रफ में कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। ठीक है, कैसे निखिल, कर सकते हैं ना। मैं क्यों बोल रहा हूं बार बार, आप कितना भी पढ़ लो, जब तक आप ये नहीं करोगे सिलेक्शन से कोसों दूर रहोगे। समझ में आ रहा है। मुझे बताइए, बिना तेज हथियार के या, है ना, बिना अच्छे बंदूक के, जैसे बंदूक आपने पकड़ा पर बंदूक जंग खाया हुआ है, गोली चलाने जाओगे सामने वाला धुर धुर करके वो मार देगा, आप तो ऐसे अरे यार जाम हो गया इसको घिसने दे, घिस पाओगे क्या, तब तक आपके बाजू में बैठा वाला एग्जामिनर क्या बना देगा, 4 क्वेश्चन बना देगा और निकल भी जाएगा वो। आपने क्या किया, आपने तो जब धार करना था अपने दिमाग को उस समय आपने ये किया क्या, नहीं किया। तो ये आपके दिमाग को क्या करेगा, तेज करेगा, आपके अपने बाजू वाले एग्जामिनर से, कॉम्पिटिटर से आपको क्या करेगा, क्या करेगा जी, आगे लेके जाएगा वो। कंपटीशन का मतलब क्या होता है, पहला आना नहीं होता है, आजू बाजू के लोगों को पीछे छोड़ना होता है, यही होता है असली क्या, क्या जी, कंपटीशन। चलिए, प्राचीन भारत के प्रथम साम्राज्य के रूप में कौन सा महाजनपद विकसित हुआ है, प्राचीन भारत के प्रथम साम्राज्य के रूप में कौन सा महाजनपद विकसित हुआ है, कौन सा महाजनपद है, मगध। अभी तो पढ़े ना, साम्राज्य कौन बन रहा है, मगध ही तो साम्राज्य बन रहा है, बाकी कहां साम्राज्य बन रहा है जी, सबको कौन जीत रहा है, ये लिखा है साम्राज्य। साम्राज्य कौन सा साम्राज्य बना, अभी मौर्य साम्राज्य बना ना, कौन सा साम्राज्य बना, ये मौर्य साम्राज्य बना है, क्लियर। तो कौन सा बना है, मगध बना है। अब मगध की राजधानी को रिवाइज कर लो, मगध में कौन कौन से वंश ने है ना शासन किया, तो हमने पढ़ा था कौन सा, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नद वंश और जी अगला कौन आएगा, मौर्य वंश। राजधानी रिवाइज कर सकते, कोसल, कोसल कौन से महाजनपद, कोसल की राजधानी, कोसल की राजधानी जी श्रावस्ती, कोसल की राजधानी श्रावस्ती। कोसल का राजा कौन था, प्रवर से नहीं, प्रसेनजीत। प्रसेनजीत कौन से धर्म को मानते थे,
बौद्ध धर्म को मानते थे। प्रसेनजीत कौन से धर्म को मानते थे? बौद्ध धर्म को मानते थे। श्रावस्ती, श्रावस्ती में मैंने बताया था क्या, बुद्ध के सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? तो कहाँ दिए हैं? जब मैं ये पढ़ा लूंगा तो आप रिवाइज करने के समय ये कर सकते हैं। अभी तो नहीं पढ़ाया हूं, पढ़ा लूंगा जब, तो ये बिल्कुल आप कर सकते हैं। बुद्ध के सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, किस स्थान पर दिए? श्रावस्ती। यही चीज़ों को मैं अलग तरीके से जब पढ़ाऊंगा ना, तो अलग तरीके से बताऊंगा कि सर्वाधिक उपदेश दिए हैं तो और क्या क्या घटना। मुझे बताइए, अगर उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए, क्या सर्वाधिक समय तक रुका होगा? सर्वाधिक समय तक रुका होगा। तो अगर मैंने आपसे पूछा कि महात्मा बुद्ध के सर्वाधिक वर्षावास कहाँ हुआ है, कहाँ हुआ है? श्रावस्ती में हुआ है। श्रावस्ती में हुआ है। सिंपल सी बात है। अगर मैंने सर्वाधिक उपदेश जहां दिए या मेरी सर्वाधिक क्लासेस जहां लगती है, क्या वहां मेरे सर्वाधिक स्टूडेंट होंगे? होंगे। कौन से को पकड़िएगा? सर्वाधिक अगर उपदेश दे रहा है तो ज्यादा समय भी लगेगा, तो सर्वाधिक वर्षावास भी होगा। अगर ज्यादा समय तक मैं यहाँ उपदेश दे रहा हूं, मुझे बताइए अगर बच्चे कम आएंगे तो क्या मैं पढ़ाऊंगा? यहाँ पे ज्यादा बच्चे आएंगे तभी तो पढ़ाऊंगा। मेरा भी इंटरेस्ट है, उससे क्या होगा? बढ़ते जाएगा। इंटरेस्ट बढ़ता है उससे। हाँ, कि लोग इंटरेस्ट से पढ़ रहे हैं, हमें जवाब दे रहे हैं, सही आंसर कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, इनके शिष्य भी यहाँ क्या होंगे? क्या होंगे? सर्वाधिक होंगे। महात्मा बुद्ध के सर्वाधिक शिष्य कहाँ बने हैं? श्रावस्ती में। एक फैक्टर को पकड़ा हमने, उससे क्या बन गया? इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? कॉन्सेप्ट। यही होता है हमारा क्या? कॉन्सेप्ट। रटने की जरूरत है क्या? नहीं। कहाँ से रटोगे जी इसको? आपको बस इतना पता है कि श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध ने क्या दिए? सर्वाधिक उपदेश दिया। ये आपने कॉन्सेप्ट से तैयार किया इसको, मतलब अब इसको सिंपल भाषा में लिख दिया। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन काल के सर्वाधिक, है ना, ज्ञान प्राप्ति के बाद ना, ज्ञान प्राप्ति के बाद जीवन काल के सर्वाधिक समय कहाँ व्यतीत किए? वर्षावास नहीं बोला उन्होंने, सर्वाधिक समय व्यतीत किए। तो वर्ष भर आवास किया, तो वही व्यतीत किए वो। बाकी समय तो घूमते रहते, टुड़ुंग टुड़ुंग इधर जा रहे हैं, टुड़ुंग टुड़ुंग उधर जा रहे हैं करके, है ना। ज्ञानी लोग घूमते रहते हैं, देखे होगे ना, तो घूमते रहते थे। ठीक है। कुरु, कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ। कुरु महाजनपद की राजधानी क्या है? इंद्रप्रस्थ है। ठीक है। या फिर ऑप्शन में क्या मिलेगा? हस्तिनापुर। या फिर क्या मिलेगा ऑप्शन में? हस्तिनापुर मिलेगा। कहाँ है? कौन से राज्य क्षेत्र में आएगा? कौन से राज्य क्षेत्र में आएगा? उत्तर प्रदेश राज्य के क्षेत्र के दायरे में आता है। ठीक है, क्लियर। पांचाल, पांचाल भी कहाँ है? यूपी क्षेत्र में। पांचाल महाजनपद कहाँ था? यूपी क्षेत्र में। पांचाल की राजधानी, पांचाल की राजधानी क्या है? अच्छित्र है। पांचाल की राजधानी क्या है? अच्छित्र है। तो देखिए कितने सारे फैक्ट हमने यहाँ रिवाइज कर लिए। ठीक है। निम्नलिखित में से किस मगध के शासक को उसके पुत्र अजातशत्रु ने बंदी बनाया था तथा भूख से मार डाला था? ठीक है। तो ये देखिए 2016 में ये प्रश्न आया हुआ है। मैंने कहानी सुनाया था, इसका सुनाया था। कौन है? किसको? बिंबिसार को। किसको? बिंबिसार को। बिंदुसार कौन से वंश का राजा है? कौन से वंश का राजा है? मौर्य वंश का है। एग्जाम में पूछा था, रेलवे के एग्जाम में आया था, बिंदुसार है ना, बिंदुसार किसका पुत्र था? है? बिंदुसार किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त का। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। रेलवे में यह प्रश्न आया हुआ था भाई। ठीक है। चंद्रगुप्त, है ना, बिंदुसार किनका पुत्र था? ऐसे प्रश्न आया था, ऐसे ही ऑप्शन थे, तो कंफ्यूजन होता है कई बार। ठीक है। शिशुनाग, शिशुनाग कौन से वंश के थे? शिशुनाग वंश के थे ये। उदयन कौन से वंश के थे? एक उदयन के बारे में हमने पढ़ा था, है ना, वत्स से इन्होंने क्या किया था? वत्स, है ना, वत्स महाजनपद से शासन किया था। एक हमने पढ़ा था उदयन के बारे में, कहां से जी? हर्यक वंश से। मगध के शासक थे, हर्यक वंश के शासक थे, पढ़ा था हमने। ठीक है। तो ये चीजें आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया? बिंबिसार। अब बिंबिसार के बारे में जितनी सारी बातें जाने, 3 शादी किया था उन्होंने, एक लड़ाई लड़ी थी उन्होंने, और एक मित्र बनाया था। एक को क्या बनाया था उन्होंने? मित्र बनाया था। इतना ही तो फैक्ट याद रखना है। और महात्मा बुद्ध को क्या दिया था इन्होंने? कोई चीज दान में दिया था। कितने फैक्ट हैं? 5 से 6 फैक्ट। 3 विवाह, है ना, कितने विवाह? 3 विवाह, नाम मैंने बता दिया था। एक क्या? युद्ध, एक युद्ध,
एक क्या इन्होंने मित्रता किया और एक क्या किया, दान में दिया। 4 इफेक्ट बने। रिवाइज कर लो, की पॉइंट बन गया आपका। कितना समय लगेगा रिवाइज करने में? आपको नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए। प्राचीन शहर तक्षशिला निम्नलिखित में से किन दो के मध्य स्थित है? अभी तो बताया मैं, आंसर क्या है? सिंधु और झेलम के बीच में है। ठीक है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा नगर मगध महाजनपद की राजधानी थी? कौन सा नगर है ना? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा नगर मगध महाजनपद की राजधानी था? पाटलिपुत्र नहीं था, है ना? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, ठीक है, ये इसकी क्या थी? राजधानी थी। ठीक है, पहली राजधानी, ये प्रारंभिक राजधानी यही बना था और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ही प्रारंभ हुआ था ये। ठीक है, गोदावरी नदी, अच्छा ये प्रश्न बन भी गया। देखो, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद, मैंने पूछा भी था, ये पूछा था कौन सा महाजनपद है? अस्मक महाजनपद। अगर मैं पूछूंगा नर्मदा क्षेत्र में कौन से महाजनपद थे? कौन से महाजनपद थे? अवंती महाजनपद थे। समझ में आ रहा है ना प्रश्न पूछने का तरीका? भैया अगर ऐसे प्रश्न आज आ रहे हैं एग्जाम में, इसका मतलब उससे रिलेटेड आप फैक्ट याद रख सकते हैं, रख सकते हैं ना? या मैंने बोल दिया बनास नदी कहां बहती है? राजस्थान वाले क्षेत्र में है एक बनास करके, है ना? राजस्थान क्षेत्र में है। मत्स्य अरावली, हाँ, बनास एक छत्तीसगढ़ में भी मिलेगा, तो वो ढोड़गी नदी है, छोटा वाला नदी है। ठीक है, लइका पिचका वाला नदी को जब भारत पढ़ें लइका पिचका को थोड़ा सा अवॉइड करते हुए चलेंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ पढ़ेंगे तब उसका योगदान है ना, तब वहाँ छोटे छोटे चिट्रू मिट्रू नदी है ना, बड़ा बड़ा नदी अभी आ गए, और है ना इतने सारे नदी नाले हैं। इतना नदी है जी, आप कहीं भी घूमने जाओ ना 10 नदी तो पार करोगे, क्या सबको याद करते बैठे रहोगे? हाँ, पर उस नदी का नाम जरूर याद रखना जिसका नाम पेपर में छप रहा है, भले वो नदी छोटा ही क्यों ना हो। समझ में आ रहा है ना? किसी नदी के किनारे कुछ मिल गया तो एग्जाम में आएगा। जैसे खारून नदी के किनारे क्या मिला था? जैसे एक प्रश्न आया था, है ना, गरियाबंद, गरियाबंद से कौन सा नदी बहती है? कौन सा नदी बहती गरियाबंद से? पैरी नदी। कौन सा नदी? पैरी नदी। गरियाबंद क्षेत्र में इसी नदी के तट पर किसके साक्ष्य मिले हैं? बंदरगाह के साक्ष्य मिले। तो ये प्रश्न बना हुआ था। ठीक है, एक प्रश्न बना हुआ था, है ना, मुगल कालीन मुद्राएं मिली है कहाँ? तर्री घाट में, है ना। मुगल कालीन मुद्राएं कहाँ मिली है? तर्री घाट में मिला है। तर्री घाट, मुगल काल के मुद्राएं, सिक्का। अब ये प्रश्न बना, है ना, तर्री घाट कौन से नदी के किनारे है? कौन से नदी के किनारे है? कौन सी नदी? खारून नदी। तो ये न्यूज़पेपर में बकायदा छपा हुआ था। तो समझ में आ रहा ना किन चीज़ों को हमें, मतलब थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, और 10-10 मिनट ऐसे पलटा के देखोगे ना, 10 मिनट में पलट जाता है पूरा, क्योंकि 50% तो नकारात्मक न्यूज़ रहते हैं जिसको हमें देखना भी नहीं है। ठीक है, बाकी जो काम का लग रहा है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप उसे क्या कर सकते हैं? रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़े ना। क्या खत्म हो गया क्या? 8वां क्वेश्चन, 16 महाजनपद की सूची उपलब्ध है। महाभारत में है, अंगुत्तर निकाय में है, छांदोग्य उपनिषद में है, संयुक्त निकाय में है। अंगुत्तर निकाय में है ना। अंगुत्तर निकाय किस धर्म का ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। अंगुत्तर निकाय किसका ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का ग्रंथ है ना। किस ग्रंथ का भाग, किस ग्रंथ का, है ना, किस पिटक का निकाय है? कितने पिटक है बौद्ध धर्म में? कितने पिटक है? 3 पिटक है। 3 पिटक साहित्य मिलेंगे, है ना। कौन कौन से? सूत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक। मैं रिवीजन का तरीका बता रहा हूँ, कुछ नहीं, है ना। सूत्त पिटक के कितने निकाय हैं? 5 निकाय हैं। 2 निकाय के नाम आपको यही मिल रहे हैं। कौन कौन से? अंगुत्तर निकाय और दूसरा है का संयुक्त निकाय। एग्जाम में पूछा था, इसी में एक और निकाय था, क्या? एग्जाम में 3 बार आया है ये, खुद्दक निकाय। इसके बारे में पूछा गया है।
खुद्दक निकाय के बारे में पूछा गया, 3 बार एग्जाम में आया हुआ है ना। खुद्दक निकाय में महात्मा बुद्ध के किन घटनाओं का वर्णन मिलता है? तो महात्मा बुद्ध के किन घटनाओं का वर्णन मिलता है? जातक कथा का वर्णन मिलता है। जातक कथा का मतलब क्या होता है? जीवन मरण की घटना। जातक कथा मतलब क्या? यह पूर्व जीवन की घटना या जीवन मरण की घटना बोलते हैं। तो उस कथा का वर्णन कहाँ है? खुद्दक निकाय में। खुद्दक निकाय किसका भाग है? शुद्ध पिटक का भाग है। शुद्ध पिटक का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से है। समझ में आया? तो इतने, ये जितनी चीजें मैं बता रहा हूं अब तक प्रश्न बन चुके हैं एग्जाम में। समझ में आ रहा है? तो ये चीजें है ना, कम से कम शुद्ध पिटक के 2 निकाय के नाम याद होगा। 3 निकाय बता दिया मैंने, क्या? अंगुत्तर निकाय, संयुक्त निकाय और खुद्दक निकाय। 2 और बता दूंगा, वो भी याद हो जाएंगे धीरे से। क्लियर? चलिए, तो ध्यान रखिएगा। महाभारत, महाभारत में कितने पर्व है? महाभारत में कितने पर्व हैं? 18 पर्व है महाभारत का, और है ना, महाभारत का प्राचीन नाम क्या था? जय संहिता। ये भी एग्जाम में आया। जय संहिता किस ग्रंथ को बोला जाता था? जय संहिता ये किसका नाम है? महाभारत का ही नाम है। ठीक है, जय संहिता। कितने श्लोक है महाभारत में? कितने श्लोक है? 1 लाख श्लोक है महाभारत में। कितने श्लोक है? 1 लाख श्लोक है। इसीलिए सबसे बड़ा क्या कहलाता है ये? महाकाव्य कहलाता है। ठीक है, 18वां पर्व, 18 पर्व, 18वां में से एक 6वें पर्व है। 6वें पर्व में क्या लिखा है? क्या लिखा है? गीता का वर्णन है। भगवत गीता का वर्णन कौन से पर्व में है? कौन से पर्व में है? 6वें पर्व में है ना। महाभारत में कितने पर्व है? 18 पर्व है। इसी भगवत है ना, इसी महाभारत से एक शब्द लिया गया, नाम बता सकते हैं? इसी महाभारत से एक शब्द लिया गया, कौन सा शब्द लिया गया? परित्राणाय साधु नाम। परित्राणाय साधु नाम। आ रहा हूं बेटा मैं। ठीक है, हाँ ओके, ठीक है। परित्राणाय साधु नाम कहां से लिया गया है? महाभारत से लिया गया है। छांदोग्य उपनिषद बताया था क्या मैं? छांदोग्य उपनिषद क्या बताया था? छांदोग्य उपनिषद में सबसे पहले तो किसका उपनिषद है? किसका उपनिषद है? छांदोग्य उपनिषद किसका उपनिषद है जी? सामवेद का क्या है? ये उपनिषद है। पहला फैक्ट। दूसरा, छांदोग्य उपनिषद में किसका वर्णन है? हाँ कुछ बोल रहे थे। पुनर्जन्म। बहुत बढ़िया। किसका वर्णन है? पुनर्जन्म का वर्णन है। इसके अलावा 3 क्या है? 3 आश्रम का भी वर्णन यहाँ मिलता है। किसका वर्णन मिलता है? 3 आश्रम का भी वर्णन यहाँ मिलता है। बताया था छांदोग्य उपनिषद के बारे में, और भी बताऊंगा बीच बीच में। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? रिवीजन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 6ठी शताब्दी में सुक्तिमती नगर निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी? सीजी व्यापम ने पूछा हुआ है। कोई बड़ा क्वेश्चन है क्या? सुक्तिमती पता है किसकी है? चेदी महाजनपद की है। कंबोज महाजनपद की राजधानी बता सकते हैं? कहाँ है ये? पाकिस्तान वाले क्षेत्र में। क्या है राजधानी? राजपुर या क्या जी? हाटक। राजपुर या हाटक क्या है इसकी राजधानी है। ठीक है। वत्स की राजधानी कौसाम्बी। वत्स की राजधानी कौसाम्बी। सुरसेन की राजधानी मथुरा। सुरसेन की राजधानी मथुरा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं? रिवाइज कर सकते हैं। बहुत बढ़िया प्रार्थना जी। बाकी लोग क्यों कमेंट नहीं करते? किया करो। नॉलेज अगर दिमाग में है तो कमेंट करो, है ना। कम से कम दिमाग की चीज़ें बाहर निकलनी भी जरूरी है। रखे रहोगे तो क्या मतलब? और नहीं याद है तो जब मैं दोबारा शब्द को रिपीट करता हूँ ना, तो क्या कर लेना चाहिए? क्या कर लेना चाहिए? बोल लेना चाहिए। मैं 2 बार बोलता हूँ कम से कम। आप देखे होंगे, आदत है मेरी। कारण क्या है? नहीं पता पहले बार सुनिए, जब मैं दूसरे बार बोल रहा हूँ साथ में क्या कर लीजिए? बोल लीजिए। उससे रिवाइज होगा। आपका माइंड एक्सेप्ट करेगा। आपका माइंड एक्सेप्ट क्यों करेगा? तो एक्सेप्ट तब करेगा जब आप उसे खुद करेंगे। तो खुद करने के लिए बोलना तो पड़ेगा भाई। आगे बढ़े। चलिए, प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? कौन सा नहीं था? प्रारंभिक गणतंत्र में, गणतंत्र नहीं बताया हो ना आप लोगों को?
पूरे गणतंत्र के नाम नहीं बताया हूं मैं, ठीक है, मैं बता दूंगा गणतंत्र के नाम। इसका आंसर क्या है? क्या लिच्छवी गणतंत्र था? प्रारंभिक समय से था लिच्छवी गणतंत्र, है ना। तो अगर लिच्छवी प्रारंभिक समय से गणतंत्र था तो ये तो आंसर होगा ही नहीं, ठीक है। शाक्य, शाक्य 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 में किनका शासन चलता था? शाक्य कुल के कौन कहलाए हैं? कौन कहलाए हैं? शुद्धोधन कौन थे? महात्मा बुद्ध के पिताजी। और महात्मा बुद्ध के पिताजी मतलब प्राचीन समय के हैं, है ना। इसका मतलब ये क्या था? और शाक्य गण 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 के क्या थे? वो राजा भी थे, है ना। इसका मतलब आपका आंसर क्या हो गया? यौधे। आपने नहीं पढ़ा था ये चीजें तो भी आपके आंसर से बनेंगे। कैसे बनेंगे? क्योंकि मैं शाक्य पढ़ाऊंगा आपको, अभी नहीं पढ़ाया हूँगा, पर शाक्य पढ़ाऊंगा कि शाक्य, है ना, शाक्य कुल के राजा कौन थे? शुद्धोधन थे। कौन थे राजा? शुद्धोधन थे। ठीक है, कर सकते हैं। चलिए अब करेंगे क्या, क्या करने वाले अगला? बाद में गण बनाइए, ठीक है, बाद में क्या बनेगा? गण बनेगा। मतलब प्रारंभिक मतलब ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जब बना ना 16 महाजनपद, उस समय गण थे वो। ये यौधे आपका लगभग 7वीं 8वीं शताब्दी में धीरे धीरे, सॉरी 3री शताब्दी ईसा पूर्व में यौधे करके विकसित हुआ। वो जब छोटे छोटे टुकड़े बढ़ जाते हैं ना तो यौधे बनेगा बाद में, ठीक है। अच्छा, क्षेत्र पूछ रहे हो क्या? यौधे का मुझे भी ध्यान में नहीं है कौन सा क्षेत्र है। ये पूरा ना यूपी, ये वाला क्षेत्र है। अगर वास्तविक रूप में जाओगे ना, जितने भी गणतंत्र मिलेंगे आपको, लिच्छवी नहीं, महावीर, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी का है। ठीक है, क्लियर। कल हम लोग पढ़ेंगे क्या, क्या पढ़ेंगे कि अभी पढ़ाऊं? मौर्य काल नहीं भाई, थोड़ा धर्म वर्म की भी बात कर लेते हैं। जैन धर्म, फिर पढ़ेंगे हम लोग क्या? बौद्ध धर्म। जैन धर्म के बारे में आप लोग कुछ तो जानते होंगे। हमारा कल का टॉपिक होगा क्या? जैन धर्म। इतना डिटेल बताऊंगा कि आप लोग को मजा भी आ जाएगा, कहानी भी सुना दूंगा। जैन धर्म मुनि को क्या बोलते हैं? जैन धर्म में जो मुनि होते हैं उन लोग को क्या बोलते हैं? मुनि मतलब ज्ञानी पुरुष, क्या बोलते हैं? एक प्रश्न तो यही पूछा था, पहले पूछता था, पहले इजी होते थे ना एग्जाम, है ना। आजकल क्या बनते हैं? 4-5 प्रश्नों को मिलाकर एक प्रश्न बनता है। अब लेवल बढ़ेगा, 4-5 इजी प्रश्न मिल जाएंगे, लेवल बढ़ेगा और क्या बन जाएगा? वो एक प्रश्न बन जाता है, ठीक है। तीर्थंकर, तो इसको, है ना, इसका संधि विच्छेद कीजिए, संधि विच्छेद कीजिए। अरे इतना सोचते हो आप लोग, कर लो, हो गया, गलत होगा तो मैं तो बैठा हूं जी। तीर्थधन कर, तीर्थधन कर। और तीर्थ मतलब जब किसी, है ना, किसी शब्द के सही भी नहीं होंगे तभी तो संधि विच्छेद होगा उसका। तो तीर्थ का भी कुछ मतलब निकलता होगा, कर का भी कुछ मतलब निकलता होगा। कर का मतलब है करने वाला, कर का मतलब करने वाला। तीर्थ मतलब, तीर्थ मतलब जी आचार संहिता नियम, है ना, आचार संहिता नियम। तो तीर्थंकर क्या हुआ? जो अपने जीवन में नियमों का अनुसरण करते हुए जीवन व्यतीत करता है वही क्या कहलाता है? तीर्थंकर कहलाता है। जीवन के विभिन्न पहलू है, उसको हर एक समय में क्या, किस समय क्या करना है, अगर उसका अनुसरण करता है तो वो क्या कहलाता है? तीर्थंकर कहलाता है। आम लोग कर पाएंगे क्या? सुबह 5 बजे उठने बोला हूँ, कितना दिन हो गए, बोले आज तक हो नहीं पाया है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, तो ज्ञानी बनने के लिए करना तो सैक्रिफाइस तो करना पड़ेगा। तो इन लोग बाकायदा तीर्थंकर हमेशा नियम में चलते, नियम का अनुसरण हमेशा करते हैं। और जब खुद करते हैं तो ज्ञानी व्यक्ति बन जाते, ज्ञानी व्यक्ति बनते तो दूसरों को क्या देते हैं? स्वयं मार्ग प्रशस्त करते कि भाई आपके जीवन में ऐसा करना चाहिए। जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती है, पर वो समस्या केवल क्षण भर का है। एक न एक दिन उस समस्या को क्या होना है? क्या होना है? नष्ट हो जाना है।
ठीक है, समस्या क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। कैसे निखिल, समस्या याद आ गया क्या है? सर काला बताऊँ ग्रह चिकन समस्या मोरो कर ऐसे की है, कैसे निखिल, ज़्यादा हो गया क्या समस्या जीवन में? है ना यार, ठीक है, समस्या को रहने दो, अपनी जगह जियो, खुश रहो, मज़े में करो। क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, जो जो होना होगा होगा। वो कुछ कर सकते हो आप लोग, कर सकते हो तो सामान लाना, ले जाना, ढोहाना, यही सब काम कर सकते हैं हम लोग, तो वही करेंगे। और मेन काम हमारा क्या है जी, स्टडी करना। मेन काम क्या है हमारा, स्टडी करना। तो करते हैं स्टडी, खत्म बात, बाकी को होने दो, जो होना है होते रहेगा। आप करो चाहे ना करो, होते रहेगा वो। टाइम हो गया क्या? चलो सर नहीं आए हैं, तब तक फटाक से क्या कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, वोकेबलरी ऑफ द डे करें कि नहीं करें? पहला वोकेबलरी ऑफ द डे, पहला वर्ड क्या है? मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं कॉपी पेस्ट बस करता हूँ ना कुछ चीज़ों को। पेरिलस, पहला वर्ड क्या है? पेरिलस। पेरिलस मतलब एक्सट्रीमली डेंजर, वेरी डेंजर, पेरिलस, है ना, वेरी डेंजर। और वेरी डेंजर के लिए क्या क्या शब्द यूज कर सकते हैं? इसका समानार्थी। आप लोग जैसे साइंस पढ़े होंगे, है ना, तो आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा, टॉपिक बकायदा लिखाता था, जैसे लिखाता था, अगर इंग्लिश में पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे तब आपको जानकारी होगा, क्योंकि मुझे याद आ रहा है वो चीज़ें, है ना, मैं पढ़ा था। तो हजार्डस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए कैसे डेंजर है। हजार्डस, ये सेंटेंस मैंने पढ़ा हुआ है अपने समय में, हजार्डस ऑफ क्या जी, हजार्डस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो हजार्डस मतलब उसके क्या खतरनाक खतरनाक पहलू, खतरनाक क्यों हमारे जीवन में वो, ठीक है। तो इसका एक सिनोनिम क्या हो गया, हजार्डस, ठीक है। पेरिलोस का एक सिनोनिम क्या हो गया, हजार्डस हो गया, ठीक है। अगर आप लोग सुने होंगे तो ठीक है। एंटोनिम, एंटोनिम, एंटोनिम क्या होगा, बेनिंग। एंटोनिम क्या है इसका, बेनिंग, ना साइलेंट है ना, बेनिंग, ठीक है। हजार्डस मतलब, हजार्डस मतलब बहुत डेंजरस, है ना, बहुत डेंजरस। डेंजरस भी लिख सकते हो यहाँ पे, ट्रेक्योरस भी बोलते हैं, डेंजरस एक होता है, ट्रेक्योरस करके ये शब्द भी यूज़ होता है डेंजरस के लिए। ट्रेक्योरस ये एक बीमारी जैसा रहता है, डेंजरस बीमारी जैसा बोलते हैं ना, तो वैसे ट्रेक्योरस करके है, तो वो भी शब्द यूज़ होता है ना। तो एक चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा, अगर वर्ब में लिखा रहा है, सॉरी ये एडजेक्टिव बता रहा है इसका, है ना, पेरिल शब्द से बना है, पेरिलस शब्द से बना है, पेरिलियस, पेरिलियस बना है। पेरिलियस मतलब एडजेक्टिव को बताता है, उसके विशेषण को बता रहा है वो। खतरा, खतरा क्या है, एक नाउन है। खतरा क्या है, एक नाउन है। वो किसको बता रहा है, एक एक्शन को बता रहा है, एक्शन को बता रहा है। कोई भी चीज़ें क्या है, बहुत जैसे लिखा रहता है ये खतरा है ना।
तो हमें उस चीज़ का बोध करा रहा है वो, ठीक है। अब उसको हमने बदल दिया खतरनाक में, खतरा को किस में बदल दिया, खतरनाक में, तो उसकी हम क्या बता रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं। तो ये है क्या एक्चुअली में, विशेषण है। तो इसका एंटोनिम सिनोनिम क्या बन रहा है, पराया क्या बनेगा, हजार्ड मतलब क्या, हजार्ड मतलब क्या, उसके नुकसान, उसके खतरा, और हजार्डस मतलब क्या, खतरनाक। समझ में आ रहा है। तो प्राय अगर वर्डिंग इसमें लिखा है ना, तो इसके एंटोनिम सिनोनिम भी किस में लिखे रहते हैं, ये एडजेक्टिव में है तो ये भी किस में रहेंगे, एडजेक्टिव में ही मिलते हैं। तो देखो लगभग शब्द एक जैसे मिल रहे हैं ना, समझ में आ रहा है। तो कुछ चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आ गई, ठीक है। गार्नेरिंग, अगला जो शब्द है वो कौन सा है, गार्नेरिंग। गारना करना मतलब क्या होता है एक्चुअली में, कलेक्ट करना। गारना करना मतलब क्या होता है, कलेक्ट करना होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, कलेक्ट का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कलेक्टिंग समथिंग, है ना, कलेक्टिंग समथिंग, ये इसका क्या हो जाएगा, मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। गारना, आपको ये शब्द पकड़ना है, ठीक है। गारना करना है तो हमें क्या कलेक्ट करना है, जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर या किसी भी चीज़ है, उसके पार्ट्स को हम लोग क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, कंप्यूटर की भाषा में क्या बोलते हैं हम लोग, हाँ। जैसे कोई भी चीज़ है अलग अलग पार्ट में है, ये पेन है, ये जैसे ये सिस्टम है, ये सिस्टम है, तो इसके क्या होंगे, कुछ केबल होंगे अलग से, कुछ क्या होंगे इसके सीपीयू होंगे, कुछ क्या होंगे इसके, और कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट होंगे। तो उसको क्या करते हैं हम लोग, पहले जो कलेक्ट करते हैं और उसको कनेक्ट करते हैं, और उसके लिए शब्द यूज होता है क्या, असेंबलिंग, असेंबलिंग, ठीक है। ये शब्द याद रखना, असेंबल करना, असेंबल करना मतलब सबको आपस में जोड़ना, और जोड़ने के लिए कलेक्ट करना ही होता है ना। क्या शब्द होगा, असेंबल शब्द होगा, ठीक है। या एक्युमुलेटिंग, अगला शब्द है क्या, एक्युमुलेटिंग, अगला शब्द है क्या, एक्युमुलेटिंग। क्या हो गया हरीश, नहीं लिख रहे हो, नहीं पढ़ना है इंग्लिश, क्या हो गया, बड़ा दिक्कत है यार तुम लोगों का। करने से आदमी सीखता है ना, पहले बता दूं बार बार, मैं कर रहा हूं तो मैं सीखूंगा, आप नहीं सीखने वाले फिर इससे, जब तक आप अपना खुद हाथ पैर शरीर के कोई अंग नहीं चलाएंगे, नहीं सीखने वाले, कुछ भी नहीं कर पाओगे फिर। और ये मतलब ये हमारे क्या काम का है, जब काम आएगी ना तब पता चलेगा कि कहाँ रे यार, हाँ कर लेना था काश। ज्ञान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है, ये बात जरूर याद रखना जीवन में। बाय द वे, तो लड़का आ गए, शादी वादी हो गए, है ना। अब लड़का अच्छा पूछ ली से, पापा देखो तो ये क्या गार्नरिंग, गार्निंग शब्द, गार्न शब्द आया, पापा क्या होता है बताओ तो। अब ऐसे देखोगे तो बेइज्जती महसूस होगा ना, तो उससे अच्छा हाँ गार न करके कुछ, हम लोग कुछ कलेक्ट करते थे, हम लोग जीवन में कुछ कलेक्ट करते थे, गार ना करते थे, बोलो उसी को, है ना। आप कलेक्ट करना ना बोल के क्या बोल सकते हो, गार ना करना, ऐसा करके। तो सिंपल सी बात है, ये आपने आने वाली पीढ़ी के लिए कोई ना कोई काम तो देगा भाई। मैं कॉपी चेक करूंगा लास्ट में सबका, मैं मेहनत करूँ तो मैं करवाना मुझे ज़्यादा पसंद है भाई, सिंपल सी बात है। ऐसे आके बैठे रहो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है सब चीज़ें, और कोई बेफिजूल की चीज़ें नहीं बता रहा हूँ मैं, है ना। ऐसे ही शब्द एग्जाम में आते हैं, आप प्रीवियस ईयर उठा के देखिएगा, है ना, और उस ईयर का द हिंदू का न्यूज़ उठा के देखिएगा, जिस समय एग्जाम होता है ना, जिस साल, उस समय का और उस साल का द हिंदू का न्यूज़पेपर उठा के देखिएगा, आपको कहीं ना कहीं वो वर्ड मिल जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल एसएससी के जितने भी वर्ड आते हैं सब ऐसे ही आते हैं, एसएससी वाले अगर इंग्लिश जितनी भी तैयारी करने ना, द हिंदू के वर्ड पढ़िए आप, मतलब जो रूटीन में यूज़ हो रहा है, न्यूज़पेपर में जो यूज़ हो रहा है, यही शब्द तो यूज़ हो रहे हैं, और इसी का अब बोलते आप लोग एंटोनिम सिनोनिम जो पढ़ना होता है, अगर पढ़ोगे तो करोड़ों है वो, पर करोड़ों को पढ़ सकते क्या, नहीं पढ़ सकते। तो डेली यूजेस में जो शब्द न्यूज़पेपर में आ रहे हैं ना, उसको ही पढ़ना है, ठीक है। गार्नरिंग, असेंबलिंग, एक्युमुलेटिंग, उल्टा क्या हो जाएगा इसका, एकत्र करने को क्या कर रहे हैं, उल्टा क्या होगा एकत्र करने का, बिखराना हो जाना। बिखराना मतलब है, हाँ सही बोल रहे, कुछ बोल रहे थे क्या, डिस्पर्सन ऑफ लाइट,
सुने हो, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट का फैलना, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, लाइट का मुड़ना, है ना। तो क्या हो गया, डिस्पेयरिंग और स्कैटरिंग, स्कैटरिंग। ये वर्ब के आईएनजी फॉर्म में, वर्ब का आईएनजी फॉर्म बोल समझते हो ना, क्या बोलते हैं उसको, वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म होता है। आईएनजी फॉर्म को क्या बोलते हैं, वर्ब का कौन सा फॉर्म, फोर्थ फॉर्म कहलाता है आईएनजी फॉर्म, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना, गो, वेंट और गॉन, फोर्थ फॉर्म क्या होगा, गोइंग। गो, वेंट, गॉन और गोइंग, फर्स्ट फॉर्म वर्ब का, सेकंड फॉर्म वर्ब का, थर्ड फॉर्म और वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ये सब आपको पता होना चाहिए, तब जाके आप ग्रामर सीख पाओगे भाई। तो पहले हम लोग बेस तैयार करते हैं, कुछ कुछ वर्ड को लेकर, कुछ कुछ चीज़ों को लेकर, तो हमें ये टॉपिक्स पढ़ने होंगे। अब ये टॉपिक आप कैसे कवर करोगे, मुझे बोलोगे मैं पढ़ाऊंगा तो इतना पढ़ाना, इतना ये सब चीज़ों को पढ़ाने वाला हमारे पास समय नहीं है। कैसे करना चाहिए, आपके समय सारणी में आपका ग्रुप एक बना होना चाहिए। उस ग्रुप में आप डेली क्या कीजिए, 5 क्या भेजिए, इंग्लिश के ऐसे क्वेश्चन भेजिए। ये 5 चीज़ों को जो नोट्स होगा ना, नोट्स में फ़ोटो खींचिए, डाल दीजिए। एक रीडिंग तो मार ही सकते हैं आप लोग, याद करने नहीं बोल रहा हूँ मैं, हर चीज़ों को मैं याद करने नहीं बोलता हूँ। क्या करने बोलता हूँ, रीड करने। और रीड किए रहोगे ना तो ध्यान में आ जाता है कि हाँ ऐसा कुछ पढ़े थे हम लोग। ऑप्शन देख के कहीं ना कहीं चीज़ें हमारे माइंड क्या करती है, क्लिक करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये सिनोनिम है ना, ये क्या है सिनोनिम, ये क्या है एंटोनिम है, ठीक है। नेक्स्ट शब्द तीसरा, आज का तीसरा शब्द क्या है, तीसरा शब्द नहीं है क्या जी, हार्नेस, ठीक है। हार्न शब्द से बना है, हार्न शब्द से बना है हार्नेस। हार्नेस मतलब, हार्न मतलब क्या होता है, अपनी ताकत को क्या करना, उपयोग करना। हार्न मतलब क्या होता है, जैसे हमारे पास ताकत है, जो क्षमता है, उस क्षमता को क्या करना, प्रयोग करना, वही क्या कहलाता है, हार्नेस कहलाता है। तो हाँ, यूटिलाइज, क्या बोल सकते हो, यूटिलाइज आवर स्ट्रेंथ या प्रोड्यूस आवर स्ट्रेंथ, प्रोड्यूस या जनरेट आवर स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब क्या जी, शक्ति, या पावर शब्द भी यूज कर सकते हो, है ना। इसके लिए सिंपल शब्द क्या हो गया, प्रोड्यूस आवर स्ट्रेंथ, या स्ट्रेंथ के लिए दूसरा शब्द क्या होता है, पावर। सिंपल शब्दों में क्या, हिंदी में क्या बोल सकते हैं, उपयोग, शक्ति का क्या करना जी, उपयोग करना, शक्ति का क्या करना, उपयोग करना, ठीक है। इसके लिए सिनोनिम है, जैसे मजदूर है, कर्मचारी है, तो उसको क्या बोलते हैं, एम्प्लॉय बोलते हैं। एम्प्लॉय अपनी शक्ति का क्या करता है जी, प्रयोग करता है, अपनी ताकत का क्या करता है, प्रयोग करता है। तो सिनोनिम क्या हो गया, आप लिखेंगे क्या, एम्प्लॉय। ऐसा एम्प्लॉय मतलब कर्मचारी, डबल ई को हटा दिए तो क्या बन गया, क्या बन गया, एम्प्लॉय। और एम्प्लॉय मतलब हार्नेस, एम्प्लॉय मतलब हार्नेस, क्षमता, क्षमता का क्या करना। कर्मचारी लोग क्या करते हैं, अपनी क्षमता का प्रयोग करते हैं ना प्रयोग, ठीक है। एक्सप्लॉइट, एक्सप्लोजन करना बोलते हैं हम लोग, एक्सप्लोजन का क्या बनेगा, एक्सप्लॉइट बनेगा। ये इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। उपयोग करना है, हम लोग उपयोग कर रहे हैं, किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। अब उपयोग नहीं करना है तो नहीं करना है, तो उपयोग क्या होना चाहिए। जैसे मैंने आपको काम दिया, आपने पढ़ने का काम दिया, आपने पूरा पढ़ा, अपने शक्ति का क्या किया, उपयोग करके पूरी पढ़ाई की। अब दूसरा सोचिए, इसी को
हाँ नहीं करोगे, मतलब क्या बोलोगे इंग्लिश में? नहीं करोगे, ठीक है। क्या करोगे? छोड़ना यार, कौन करे, यही बोलेंगे ना। अब इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम लोग, तो हम लोग तो अच्छे लोग हैं ना, बोल देते हैं। क्या बताने वाला था? एंटोनिम, है ना? क्या होगा? इग्नोर ही तो करते हैं क्या जी, या क्या? या क्या नेगलेक्ट कर देते हैं। छोड़ना यार, कौन कर ही, इसका मतलब क्या? नेगलेक्ट कर देना। ठीक है, तो मेरी बातों को मत करना भाई, है ना, ये तो बहुत खतरनाक हो जाता है। ध्यान देने का भी अपोजिट यही हो जाएगा, कंसंट्रेशन हो जाता है, एक प्रकार का ध्यान देना। और है ना, उसका मतलब होता है एसी चल रहा है फिर भी ठंडा नहीं कर रहा है यार, खराब हो गया क्या एसी? है नया एसी है रे भाई, 1 साल नहीं हुआ, गैस इतना जल्दी खत्म हो जाएगा? नया गैस डलवाए थे, जब लगवाया ना तो उस समय गैस नया डलवाया था मैं, निकल गया था तो। क्या चीज़? आप नहीं, आप लोग बताइए ना, बीच में हवा आ रहा है ठंडा। चलो ठीक, मेरे पास तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, मैं गरम गरम वाले हम लोग। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना रखें। एक शब्द और लिख लो, ओवर जीलस, ये अच्छा शब्द लग रहा है, ओवर जीलस। चौथा शब्द कौन सा है? ओवर जीलस। चौथा शब्द कौन सा है? ओवर जीलस। ओवर जीलस, इसका मतलब क्या? जीलस मतलब जलना। अब जलना, जरूरत से ज़्यादा जलना, ठीक है। तो मतलब क्या है, जरूरत से ज़्यादा जल रहा है, मतलब इसका मतलब होता है जैसे एकदम एक्साइटेड हो जाना। अरे यार कुछ भी हो जाए, मैं करूँगा, दौड़ते दौड़ते, हाँ ठीक है, अरे सर आए, चलो चलो चलो, ऐसे मतलब हो क्या गया, ये एक्साइटेड हो जाना है इसका मतलब। ओवर जीलस का मतलब, जीलस मतलब क्या होता है? जलना। जलना मतलब आग वाला जलना नहीं, जलनखोरी जिसको बोलते हैं ना, वो वाला, ईर्ष्या। ठीक है, ओवर जीलस क्या होता है जी? एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट क्या बोलना चाहिए हिंदी में? उत्साही, अति उत्साही, अति उत्साही। ठीक है, अति उत्साही। चलिए इसका सिनोनिम कर लेते हैं, और क्या कर लेंगे? एंटोनिम। क्या बोलना चाहिए? हाँ, क्या होगा इसका, है ना? एक तो यही शब्द आ जाएगा, एक्साइटेबल। ये शब्द कहीं ना कहीं मिलेगा, एक्साइटेबल। तो ये शब्द आप आसानी से पकड़ लेंगे, ठीक है। और एक शब्द मिल सकता है स्ट्रंग। स्ट्रंग मतलब भी वही होता है, तो हाई स्ट्रंग बोल दो, उत्साह, उत्साह का हाई स्ट्रंग। तो आपको याद रखना, स्ट्रंग मतलब क्या होता है? ओवर जिलस। ओवर जिलस, हाई स्ट्रंग मतलब क्या होता है? ओवर जिलस। और स्ट्रंग मतलब क्या होता है? उत्साह, एक्टिव, हाईली एक्टिव रहना, है ना। एंटोनिम, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा जोश में हो, हाईली एक्टिव। इसका जस्ट उल्टा क्या होना चाहिए? है ढीला, ढीलापन। जैसे रोड में जाते हो तो देखे होगे, एक बैल क्या रहता है? फुल दौड़ते रहता है, और एक गाय या बैल क्या रहता है? चुपचाप बैठे रहता है। मतलब चुपचाप बैठे रहना मतलब क्या जी? होने दो, हमको क्या है, बम आए तो फूटने दो, कोरोना आए तो होने दो, हमको क्या, हम है चुपचाप है, काम है, कूल है। या लेड बैग भी बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? लेड बैग। ठीक है, चलिए तो इसको कर लीजिएगा, है ना। मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। रिवाइज करते हो घर में? करते होगे तो बताऊंगा भाई, अदरवाइज पता चला समय ही बर्बाद कर रहे हैं बस, है। एक बार खोलते कि नहीं खोलते हैं?
5 मिनट का ब्रेक है, ले लीजिए।